अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। सबसे पहले आज के शो में ज़रा बात करेंगे कामयाब और नाकाम अफराद कौन होते हैं और उनमें फ़र्क क्या होता है। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करेंगे। तो आप क्या जानते हैं कि वो कौन सी आदत हैं जो किसी शख्स को कामयाब या नाकाम बनाती हैं? तो आइए उन आदत का जिक्र करते हैं कि कौन सी हैबिट्स हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं और कौन सी आदत ऐसी हैं जो नाकाम इंसानों के अंदर ज़्यादा होती हैं और हम उनको कभी फोकस नहीं कर रहे होते और समझ रहे होते हैं हम अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहरा रहे होते हैं। तो जनाब, दरअसल इंसान जो है की जो आदत हैं वो उस पर यकीनी तौर पर हुक्मरानी करती हैं और कुछ लोग अपनी भरपूर मेहनत और मौके मिलने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो अपनी मनफी आदत से मजबूर होते हैं। तो वो आज हम जिक्र करेंगे उन आदत का। तो सबसे पहली आदत ये कि कामयाब अफराद दूसरों की तारीफ़ करते हैं जबकि नाकाम अफराद हमेशा दूसरों पर तनकीद करते हैं। आज़ाद भाई, तारीफ़ कर दें आज आप मेरी। किसकी मैं करूँ? किसकी? देखा आप नाकाम भी नहीं है कि मैं बोलूँ। तो जी ऐसा कभी ये लोग आके तारीफ़ नहीं करते कि जो है ना आज तो अच्छा तैयार हो गए, अच्छे लग रहे, लगते ही नहीं। नहीं, वैसे कहते हैं जो बंदा साथ होते हैं ना एक जगह पर, वैसे आम हो जाता है ना, आम हो जाता है, वो घर की मुर्गी दाल के बराबर। हाँ, बाहर वाली जब मुर्गी आती है ना इस ऑफिस में तो आप देखेंगे कैसी लाइन घूम रहे होते हैं हमारे ऑफिस वाले। अच्छा जी, चले घर की मुर्गी दाल बराबर। यस, ये घर में भी है मेरे साथ। कामयाब अफराद जो है वो दूसरों की तारीफ़ करते हैं जबकि नाकाम अफराद हमेशा दूसरों पर तनकीद करते हैं। इसी तरह कामयाब अफराद तब्दीली का खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं जबकि नाकाम अफराद तब्दीली कबूल करने से जो है वो घबराते हैं और सालों पुरानी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। कामयाब अफराद दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ़ कर देते हैं जबकि जो नाकाम अफराद हैं वो दिलों में कीना दबा कर रखते हैं और वक्त मिलने पर बदला ज़रूर लेते हैं। कामयाब अफराद सीखने का अमल जारी रखते हैं। नाकाम अफराद ख़ुद को अक्ल कुल समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ कर लेंगे। कामयाब अफराद अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं जबकि नाकाम लोग दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। कामयाब अफराद शुक्रगुजार और कदर शनास होते हैं जबकि नाकाम शख्स हर वक्त जो है अपने आप को शिकवे शिकायतों में जो है वो डालता हुआ नज़र आता है। कामयाब अफराद अपना कोई मकसद बनाते हैं और उसकी तकमील के लिए मेहनत करते हैं और नाकाम अफराद आराम पसंद होते हैं और मेहनत तलब कामों से परहेज़ करते हैं। तो आज आप इन छोटी सी आदत के थ्रू अपने आप को स्क्रूड करें। हो सकता है किसी में 2 आदतें हों, किसी में 3 आदतें हों, तो अपने आप को ये भी ना समझे कि मैं बिल्कुल ही नाकाम हूँ, लेकिन हमने क्या करना है, ओवरकम करना है। इसमें कुछ आदत ऐसी भी जो हम समझ रहे होते हैं हमारे अंदर भी होंगी, आपके अंदर भी होंगी, लेकिन उनको आप स्क्रूड करें, यानी एहतसाब का अमल अपने अंदर जारी रखें और उनको ख़त्म करने की कोशिश करें। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। तो ताहा, डू यू एग्री विद दिस कि भाई जब तक आप एहतसाब का अमल अपने अंदर जारी नहीं रखते तो इंसान ग्रो नहीं करता। कामयाबी के लिए सबसे पहली सीढ़ी ये है कि सेल्फ एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। रहा जी बिल्कुल, देखें अगर हम कामयाबी की तरफ कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ने चाहते हैं तो हमें सीखने का जो अमल है सबसे पहले उससे जारी रखना चाहिए। सीखने का अमल जब ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा तो इंसान आगे बढ़ ही नहीं सकता। और एवोल्यूशन की जैसे आपने बात करी तो इंसान उतना अपना मुआयना करेगा उतना अपने आप को बेहतर कर सकेगा। एक्सेप्टेंस जितनी उसके अंदर ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो जो है इस माशरे के अंदर कामयाब तरीन इंसान बनता जाएगा। और जैसे आपने कहा कि गलतियों को माफ़ करने वाला, तो ये तो हमारा दीन भी हमें सिखाता है ना कि अगर हम गलतियों को माफ़ करने वाले बन जाते हैं तो हम एक बेहतरीन इंसान जो है बन जाएंगे। और सबसे पहले जो है ना, गलती माफ़ करने के लिए ना हमें अपने रब की तरफ देखना चाहिए और उस पर रुजू करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी गलतियाँ माफ़ करते हैं, कितना बख्शते हैं कि हमें हर अगले वक्त, अगला दिन नहीं, अगला वक्त खाना भी नसीब हो रहा है, अगले लम्हे सांस भी नसीब हो रही है। हमें किसी तरह की कोई सज़ा ऐसी नहीं मिल रही कि जो है फ़ौरी तौर पर आपने गलती की और अगले लम्हे आपको कोड़े बरस रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया। तो अल्लाह ताला अपने बंदों को मोहलत दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं और गलतियाँ माफ़ फरमा रहे हैं। तो हमें उसी से सीखना है कि हम भी जब अल्लाह ताला के बंदों पर एहसान करते हैं, उसकी गलतियाँ माफ़ करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए और आसानी करते हैं। तो जनाब, इसी बात के साथ आज हम जो है वो टॉप स्टोरीज़ पर भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे मैंने आपको कल बताया कि एक्सपो सेंटर में जो लाइफस्टाइल फर्नीचर एक्सपो है उसकी नुमाइश स्टार्ट हो चुकी है और नुमाइश जारी है और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो फर्नीचर्स वगैरह हैं वहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है कि ये फुटेजेस भी आई हुई हैं जहाँ पर सवात, मैंगोरा और अतराफ़ के इलाकों में तैयार करदा जो फर्नीचर है वो तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। खूबसूरत रंग हैं, दीदा ज़ेब जो है वो नक्शो नगारी के साथ जो है और बड़ा मॉडर्न किस्म का भी फर्नीचर आपको नज़र आ रहा है। और ये भी कहा गया है कि खासे अच्छे डिस्काउंट्स रखे गए हैं। ये आई थिंक बच्चों के बेड्स हैं जो कि आपको नज़र आ रहे हैं और लाइट्स हैं।
कंफर्टेबल सोफ़ाज़ एंड चेयर, मतलब आपको पूरी रेंज मिलेगी। ऑफिस फर्नीचर आप लेना चाह रहे हैं, काउचेस लेना चाह रहे हैं, कितना अच्छा ही हुआ मैं तो नहीं गई, खर्चा हो जाता बहुत ज़बरदस्त जो है ये नुमाइश होती है। और इसमें आपको ये है कि डिफरेंट इलाकों की भी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं, जो ट्रेडिशनल जो है वो हमारी रिवायती चीज़ें वो भी आपको नज़र आती हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त है, चलें अच्छा लग रहा है फुटेज में देख के कि बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, लोग भी यहाँ पर हमें उसमें दिलचस्पी से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी कराची मनम ज़फ़र ख़ान ने 5F के खज़र पार्क का भी इफ्तिताह कर दिया और बच्चों के चेहरों पर खुशियाँ इस बात की अलामत है कि लोग खेलों के मैदान में आना चाहते हैं। और ये पार्क बनाया गया है जहाँ पर जो है वो घास फूस लगाकर और बच्चों के लिए झूले लगाकर जो है वो इंतज़ाम किया गया है ताकि लोग आ सकें सैर व तफरीह के लिए भी, चहलकदमी के लिए भी। और आप देख रहे हैं कि जैसे इसका इफ्तिताह किया गया कितना रश है यहाँ पर, बड़ी तादाद में जो है वो शहरी यहाँ पर निकल आए हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी फार्मा सेक्टर से जो है वो एक बड़ी ख़बर आ गई है कि पहली बार मेड इन पाकिस्तान अद्वियात जो हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट की गई हैं। ये वाकई एक बड़ी अचीवमेंट है। सिटी फार्मा कंपनी ने पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अहम कामयाबी की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल की, जिसके मुताबिक जो है पाकिस्तान से अद्वियात की जो पहली शिपमेंट है उसके लिए $1,09,500 अमरीकी डॉलर की रकम भी मौसूल हुई है। और वज़न कंट्रोल, बालों की देखभाल, जहनी अमराज, जोड़ों के दर्द की अद्वियात जो हैं वो एक्सपोर्ट की गई हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि हम ये देख रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट किया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा पेपर्स की चेकिंग का निज़ाम जदीद तकादों से डिजिटल सिस्टम के ज़रिए अमल में लाए जाने का इक़दाम किया जा रहा है और टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। ये बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से इस दफ़ा पेपर्स की चेकिंग की जाए, क्योंकि लास्ट टाइम बड़ा मसला बना, बच्चों के रिज़ल्ट ख़राब हुए और एक अरसे तक जो है वो बहस चलती रही जिसका हमने देखा कि कोई आउटकम भी नहीं निकला। तो ये इस दफ़ा कहा गया है कि बच्चों तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होंगी और डिजिटल सिस्टम के ज़रिए चेकिंग भी की जाएगी और ई मार्किंग और OMR मार्किंग के ज़रिए जो है वो इस दफ़ा चेकिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। डिजिटल सिस्टम से बेहतर नताइज बरामद होंगे, सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी साहब ये कहते हैं। और इस सिस्टम से बेहतर नताइज जो है वो किसी भी तलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से तबाह स्कूलों की बहाली का काम 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि 19,808 स्कूलों में से 4,162 स्कूलों की मरम्मत का जायज़ा लिया भी गया है। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को काम तेज़ करने की हिदायत की और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नई इमारतें सैलाब बर्दाश्त करने के काबिल हों। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से पहली बार जहनी बीमारी का इलाज करने वाला अस्पताल को लाइसेंस दे दिया गया है और जहनी बीमारी के 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल बड़े फलाही कारवान हयात अस्पताल को लाइसेंस मिल चुका है। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कारवान हयात वाले, हमारे साथ यहाँ पे शोज़ का हिस्सा भी होते हैं। हम अस्पताल की क्वालिटी और ख़दमात को देख कर लाइसेंस जारी करते हैं, डायरेक्टर लाइसेंस का ऐसा कहना है। और उन्होंने कहा कि इनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करते हैं और ये जहनी बीमारी का इलाज करने वाला एक बड़ा इदारा है। इसके अलावा पूरे सिंध में निसाबी किताबें 25% के हिसाब से दी जा रही हैं। सेशन शुरू भी हो चुका है लेकिन किताबें नहीं हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों से टेक्स्ट बुक के मसाइल हैं और मशीनों से किताबें महंगी पड़ रही हैं। फिर फैसला हुआ कि मार्केट से किताबें शाया करवाई जाएँ। तो उनका ये कहना था कि कागज़ भी बहुत महंगा हो गया, बजट में इजाफा नहीं हुआ, किताबें महंगी होती गई और 2-2.5 करोड़ की जो किताबें हैं वो शाया होती हैं। हर साल निसाबी किताबों का सवाल उठता है। तो बोर्ड को 47 लाख सेट की डिमांड आई थी, जो हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों में सप्लाई कम हुई तो वहाँ पर भी चेक किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। सरदार शाह साहब जो हैं वज़ीर तालीम, उनका ऐसा कहना है। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो है सख्त पॉलिसी तैयार कर ली और कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। खुफिया इतला पर जो है वो ASO के जो है मरीन सेक्शन ने खुले समंदर में भी जो है वो कार्रवाई की है और लॉन्चों के ज़रिए ईरानी डीज़ल की स्मगलिंग करने की कोशिश को नाकाम बनाया गया। तो जनाब ये भी हम खबर अच्छी देख रहे हैं कि कम से कम हर सतह पर जो है वो इसके हवाले से काम हो रहा है। तो जनाब यहीं से ख़बर का आगाज़ करते हैं और हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है कि जो किताबों का मसला है आज़ाद भाई अभी तक हल नहीं होके दे रहा है। पहले ये कहा गया था डिपार्टमेंट की तरफ से कि हमने सब जगह जो है ना किताबें पहुँचा दी हैं। पूरी जो 47 लाख के करीब किताबें हैं उसमें 40 लाख तक तो भेज चुके हैं हम, और अब स्कूल्स में देख रहे हैं तो वहाँ पर है ही नहीं सेट्स पूरे। रमशा, आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट की थी नाकाम और कामयाब की, हाँ, हमारे जो वज़ीर तालीम साहब है सरदार शाह साहब, वो भी उमरकोट से बिलोंग करते हैं, मैं भी उमरकोट से बिलोंग करता हूँ। सही। उसका गांव खारोडो सैयद है, मेरा गांव मोहम्मद सिद्दीक नोडियो है, 20 किलोमीटर के फासले पर है। वो कामयाबी में नाकाम हूँ।
मामला ये है। अच्छा, जो आपके नाम में नोडियो लगा हुआ, ये क्या है? कास्ट है कि वो इलाके का नाम है? कास्ट है। क्या, कौन सी? सिंधियों की कास्ट है? क्या है? सिंधियों कास्ट है, समाट की कास्ट है? सिंध में 2 कबाइल हैं, एक बलोच हैं, एक समाट है। अच्छा। समाट जो सिंधी जो सिंध से लोग, उसमें समाट कास्ट है, मुख्तलिफ कास्ट है, जिसमें समा, सुंगरो, नोडियो, समेजो, बहुत सारी कास्टें इसमें ला तादाद। सही। 100 से ज़्यादा। कहने का मकसद ये है कि मैंने एक बड़ा अपने आप के लिए फ़ख्र महसूस किया था कि हमारे वज़ीर तालीम इंतहाई पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं, महान कवि अदीब हैं, और उनकी एक शख्सियत है, एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तालीम के मैदान में ये पहल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हमारे पास सिस्टम जो है, सिस्टम, शाह साहब हो सकता है ना मेरे से नाराज़ हो जाए, सिस्टम जब तक अपनी जड़ें ठीक नहीं करेगा तब तक ये मामला ठीक। अलीम लाशारी साहब सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के चेयरमैन मुकर के थे उन्होंने। मैं अलीम लाशारी को तब से जानता हूँ जब डिसेबल पर्सन जो महकमा खुसूसी अफराद है उनके डायरेक्टर थे। उसने उस इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। डिसेबल पर्सन जो माजूर बच्चे हैं उनको तालीम देने का इदारा था, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। उस बंदे को उन्होंने महान कवि अच्छा पढ़ा लिखा समझ करके उन्होंने लगा दिया महकमा स्कूल तालीम में, उसके बाद में लगा दिया कल्चर में, कल्चर के बाद लगा दिया उनको सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का चेयरमैन। अच्छा, मज़े की बात है, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का इदारा, मैं बार बार कहता हूँ अपने देश के दोस्तों को, सिंध के कई ऐसे इदारे हैं, यहाँ पर हेड क्वार्टर यहाँ कराची है, लेकिन कई ऐसे इदारे हैं जो हैदराबाद में, जिसमें सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, ऐसे कई महकमे हैं वो जो हैदराबाद में काम करते हैं, इरिगेशन। तो इस वक्त किताबों की छपाई का अमल बुरी तरह से मुतासर क्यों हुआ? ये अफसरान की गफलत है, अफसरान की नाहली है, अफसरान की जो है सुस्त रवि है, जिसके बाद किताबों की छपाई का मामला कई सालों से इल्तवा का शिकार बनता हुआ है। 2008 के बाद में किताबों की छपाई जो है मुकर्रर वक्त पर नहीं होती, जिसके बाद जो है किताबें, सिंध हुकूमत किताबें एक तो मार्केट में फ़रोख्त करती है, दूसरी किताबें मुफ्त तकसीम करती है, सरकारी स्कूल से हैं या कॉलेज से वहाँ पर। लेकिन जो मार्केट में फ़रोख्त करती है उसमें कराची की सबसे बड़ी जो है उर्दू बाज़ार है। आप उर्दू बाज़ार चले जाएँ, आप पूछिए सिंध टेक्स्ट बोर्ड की किताबें आई है, बोले शार्ट है। जो भी कराची में प्राइवेट स्कूल हैं, हैदराबाद में कई अज़ला में प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, वहाँ पर सिंधी निसाब को लाजमी जो करार दे दिया गया, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें मिलना मुश्किल है। मैं कुछ दिन कबल गया उर्दू बाज़ार में कुछ किताबें खरीद करने के लिए। एक था अल सादिक पब्लिशर की किताबें, वो ढूंढने के लिए तो मुझे वो 4-5 दुकानों से मिल गई, लेकिन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो सिंध का इदारा, उसकी किताबें मार्केट से, सिंधी का निसाब मेरा 6ठी क्लास का। अच्छा, ये है कि निसाब नहीं होगा, और पहले हम कल भी इस पे बात विजिलेंस नहीं है। दूसरी बात ये भी है ना कि आज़ाद भाई, अब ये लेट सेशन स्टार्ट हुआ है, किताबें हैं नहीं, फिर कब बच्चे पढ़ाई मुकम्मल करेंगे? ख़ास तौर पे जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम जो लाइक 8, 9, 10 जो है वो इंतहाई क्रूशल जो है वो बच्चों के लिए इल्मी साल होते हैं। उसमें अगर किताबें नहीं मिलेंगी, वो बच्चे कैसे अपना जो है कोर्स पढ़ेंगे, कैसे जो है उनकी तैयारी होगी, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे ताहब से, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है कि सिंध में किताबें पूरी नहीं हैं, ये मसला भी नज़र आ रहा है। सिंध के हवाले से ये खबर हमारे सामने तहा ये भी आई थी कि जी कहा गया था कि परेशान ना हो, हम जो है वो टैबलेट्स तकसीम कर देंगे स्टूडेंट्स में ताकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ सकें, किताबें हों, लेक्चर्स उनके पास अवेलेबल हों। कितने लोगों को मिले हैं अभी तक ये टैबलेट्स? देखिए ऐलान कहाँ है ये गोली है और टैबलेट नहीं है, वो वाली गोली दे दी, टैबलेट दी थी वो। खैर ऐलानात तो बड़े बड़े होते हैं। हमारे इदारों में, हमारी कौमी सतह पे बड़े बड़े ऐलानात होते हैं कि आवाम के लिए ये कर देंगे, ऐसे कर देंगे। इन ऐलानात से एक ऐलान आप इसे भी समझ सकती हैं, जो कि सिर्फ ऐलान की हद तक ही अभी तक मुझे नज़र आया। बात अगर हम बुक्स की करें तो बुक्स के मामले में या फिर किसी और चीज़ के अंदर भी जो है, सिंध के अंदर एक बड़ा मसला जो है ना वो सिस्टम का है। अगर ऊपर हम देखते हैं कि ऊपर वजारत बल्दियात हो या फिर वजारत तालीम हो, बड़े बड़े ऐलानात जा कर के असम्बली के सेशन के ऊपर वज़ीर आला से मिल करके कर देते हैं कि यार इतना नंबर्स दे दिए जाते हैं। नंबर्स के ऊपर खेलना जो है एक आम सी बात है। नंबर्स दे दिए जाते हैं कि 47 लाख किताबें हैं, अब 44 लाख दे दी गई हैं। हाँ। ये नंबर्स तो दे दिए जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या चीज़ है, कि ऑन ग्राउंड अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है ना ये नहीं है। यहाँ पर अगर अकाउंटेबिलिटी का सिलसिला सही कर लिया जाए, सिस्टम को यहाँ पर सही कर लिया जाए, तो ऑन ग्राउंड चीज़ें जो हैं वो लोगों को, आवाम की दस्तरस में आना शुरू हो जाएंगी, आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ऊपर से ऐलानात हो जाते हैं। हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि दरसी कुतुब का जो मसला है, इनके
नहीं है मौजूद है मार्केट के अंदर, जबकि ऊपर से ऐलान होते हैं यार इतने जो इतनी किताबें थी हैं प्रिंट करके इतनी दे दी। अगर इतनी भी दी हैं तो इतनी भी कहाँ हैं? बात तो ये है ना, अगर आप 47 लाख की बात कर रहे हैं कितनी डिमांड है, 40 लाख से ज़्यादा अगर आपने प्रिंट आउट कर दी तो वो 40 लाख से ज़्यादा कहाँ है? तो ये भी तो करप्शन की नज़र हो जाती हैं, ये भी तो जाए गायब हो जाती हैं। इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? इनकी अकाउंटेबिलिटी जब करना शुरू करेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा सिस्टम जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए जो हमारे ऊपर के जो लोग हैं, जो हमारे वज़रा हैं, उनको चाहिए कि वो सिर्फ अपने ऑफिस में ना बैठें, हाँ। नीचे जाकर के ऑन ग्राउंड चेक करें। ऑन ग्राउंड जब चेक कर लेंगे, रीचेक कर लेंगे ना, तो ये मसला हल होता है। अच्छा वाकई। अच्छा एक और चीज़ में ये बड़ी वैलिड बात करें, क्या हुआ कि यहाँ से फरमान जारी कर दिया 40 लाख किताबें जी भेज दी हैं। अब आपने भेज भी दिए तो क्या वो वाकई स्टूडेंट्स को मिली हैं, नहीं मिली हैं? ये किसी ने भी स्क्रूट नहीं कराया ना, चेक कराया कि हमने डिलीवर कराई भी है तो कहाँ पहुँची? पूरे पुरंदे गायब हो जाते हैं। ये भी तो वही कह रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास विजिलेंस का सिस्टम है नहीं। विजिलेंस कमेटियाँ बनाई जाए, विजिलेंस कमेटियाँ उसकी जाकर जाँच पड़ताल करें क्या हम हमारा। बड़ी बात यह है रमशा, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है किस मर्ज़ की दवा है? ये तो करप्शन का अखाड़ा है। बड़ी बात यह है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जो किताबों का निसाबी अमल जो उस निसाबी अमल दुनिया पता नहीं कहाँ तक पहुँच गई। हम अभी उसे कहते हैं सिंधी निसाब पढ़ाना लाजमी है। मुझे फ़ख्र है सिंधी निसाब पढ़ाया जाए, बेहतर है, ताकि हर कौम जो है उसको सिंधी निसाब में जो उसकी तरगीब हो सब कुछ हो सकता है। लेकिन मामला ये है कि सिंधी निसाब में अभी तक वही है, वाड़ तारा गोल तारा रोशन तारा चमके तारा। अच्छा साबुन हार के हार पाता गोल, क्या पढ़ा रहे हैं उसमें है भाई? कहाँ साबु हार पाता, कहाँ वाड़ तारा गोल। आज तारे, आज कराची में तारे नज़र नहीं आते, चाँद नज़र नहीं आता है। आज यकम क्या कहते हो इस्लामी जो माह शुरू होते हैं, कदाच पहली तारीख है इस्लामी तारीख है, लेकिन चाँद नज़र नहीं आता। चाँद 3 दिन के बाद नजर आता है। भाई कहाँ चाँद गया, कहाँ तारे गया? हम अभी तक वही पढ़ रहे हैं, वाड़ तारा गोल तारा साबुन हार पाता बना। अरे भाई क्या दुनिया पता नहीं कहाँ पहुंची। आजकल लैपटॉप का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, मोबाइल फ़ोन का दौर है। भाई उससे निसाब में कुछ तब्दीली लाई ना। वो जो निसाब लिखने वाले थे वो सारे मर गए, उस दुनिया को बचा ही नहीं है। नबी बलोच मर गया, इमदाद हुसैनी मर गया, तो भाई नए बंदे हैं कहाँ? कौन लिखने वाला है? सरदार शाह खुद किताब में लिखे, क्या करे? मामला ये है कि सिंधी निसाब में कम से कम टेक्स्ट बुक बोर्ड को तब्दीली आए ना। तब्दीली कुछ नहीं है, नहीं तो बार कहीं वाड़ तारा कब निकलेगा? इतना छापने में इतना मसला क्या है फिर? पूरा छापते हैं। अच्छा एक और चीज़ याद आ गई मुझे, वो भी कहा गया था कि लाइब्रेरीज और बुक बैंक बनाए जाएंगे। बड़ा काम उसमें क्या होगा कि स्कूल्स के अंदर आप जब बुक बैंक बना दोगे तो जो बच्चा जैसे तहा पढ़ के निकला है और तहा के बाद मैंने आना है, तो तहा जो है वो किताबें उस बुक बैंक में रखवा जाए। 5वीं जमात की जो पूरा कोर्स है वो रखवा देगा, और फिर रमशा आके जो 5वीं किताब का कोर्स वहाँ बुक बैंक से ले लेगी। तो भाई जब आपको सरकार दे रहा है तो इसमें क्या मसला है कि आप रिजल्ट देने से पहले बच्चे से पूरा कोर्स वापस ले लें और अगले बच्चे को आप वो ट्रांसफ़र कर दें? तो वो बुक बैंक भी फेल हो गए, ना कोई बच्चों ने किताबें वापस दी, ना जो है ना वो लेके भी चले गए और कहते हैं ले जाते हैं। तो भाई आप उसके लिए रिजल्ट में ऐसी शर्त रख दें कि आपको नहीं मिलेगा जब तक आप किताबें नहीं लाएंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, किताब वही है 25 साल पुरानी। सही है, किताबें वही पुरानी है, वो पुराने हम उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। खराब हो गया उसमें, सफ़े की क्वालिटी आप देखें। हम अब देखें पीडीएफ का भी तो दौर है ना। हुकूमत अपनी सतह पर कुछ ऐसा निज़ाम बनाए कि पीडीएफ की जो अवेलेबिलिटी है किताबों की, कम से कम अगर किताबें फिजिकली अपडेट नहीं है तो वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर लोगों को, बच्चों को मिल जाए। ये वाला सिस्टम भी तो बनाया जा सकता है। कहाँ आप उमर कोड में पीडीएफ में पढ़ाएंगे? क्यों भाई, बहुत हद तक इस नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में भी बहुत मुश्किल है, टैबलेट और पीडीएफ फॉर्मेट में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पीडीएफ हो रहा है क्यों? नोट्स जो बनते हैं जो पेपर्स के लिए वो पीडीएफ में आते हैं, लोग पढ़ने को बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। बड़ी जमातों के पढ़ लेते हैं ना यार आज़ाद भाई। अब छोटे बच्चों को, वो छोटे बच्चे बड़ों से तेज आजकल, वो हर चीज़ मोबाइल फ़ोन से सर्च करते देखते हैं क्या है। अच्छा वो उनको लिखना भी नहीं आता, बोल के सर्च कर लेते हैं। बच्चे बड़े छोटे बच्चे बड़ों से तेज हैं, अपना वाला बोल के भी लगा लेते हैं। हाँ तो हमें उनको ट्रेन भी इसी तरह करना चाहिए, तो करना करेगा। फिर पढ़ाई के लिए बोल के लगा ले कि वर्टिब्रेट्स तालीम किस मर्ज़ की दवा है, महकमा स्कूल तालीम क्या कर रहा है, महकमा कॉलेज तालीम क्या कर रहा है। कसम खुदा की रमशा में मुझे असाइनमेंट ड्यूटी लगा, सुबह 8 बजे सेक्रेटरी पहुँचाओ, खुदा की कसम 9 बजे के बाद स्वीपर आते हैं, 10 बजे के बाद छोटे ग्रेड के मुलाजिम आते हैं, फिर अफसरान जो 11 बजे आते हैं, सेक्रेटरी लेवल के अफसरान 12-1-2 शाम को आते हैं। कोई अफसरान तो आते ही नहीं है, घरों से सिस्टम चला रहे हैं। ये सूरत हाल, ये हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? बार बार मैं कहता हूँ भाई मुराद अली शाह साहब, बिलावल साहब, आपके इदारे क्या कर रहे हैं? आपके वज़रा दफ्तर में, सरदार से दफ्तर में काम बैठता है, घर से काम चला रहा है, उमरकोट से कैंपा में चला, हैदराबाद चला रहा है। मैं कह रहा हूँ जब वज़रा खुद दफातर में बैठते हैं तो काम चलेगा कैसे? उनके प्राइवेट सेक्रेटरी काम चला रहे हैं। सिस्टम हमारे पास उल्टा चल रहा है, कोई पूछने वाले नहीं है। अच्छा क्या करें? क्या हुआ है कि अभी 2022 के अभी किताबों की बात करने, पढ़ाई लिखाई की और तालीम की बात हो रही है, तो वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि जो सैलाब से तबाह स्कूल हैं 2026 तक उनका काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। स्टिल 2022 को सैलाब आया था, 2 साल गुजर चुके हैं और अभी भी उनको मज़ीद 2 साल चाहिए।
आप अंदरून से होकर आते हैं, कितने स्कूल बने हैं वहाँ पे? मैं मुराद शाह हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, शाह साहब 4 साल चाहिए कि स्कूल की मरम्मत करने के लिए, नया स्कूल बनाने के लिए? मरम्मत क्या, मैं कहता हूँ मरम्मत करना 4 साल हिसाब बनेगा। मैं कहता हूँ फाइलों का पेट कैसे भरेगा? कोई स्कूल का मरम्मत नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। आम तौर पर देखा जाए पूरे सुबह में स्कूलों का ऐसा हाल है, मैं कसम खा के कहता हूँ 2008 के बाद में यहाँ पर सुबह में एक स्कूल की बिल्डिंग तमीर नहीं हुई। एक वो तो कह रहे हैं 4162 स्कूल्स में बहाली का काम जारी है। अभी एक स्कूल है बदीन में, जो एक सेक्शन ऑफ हमारे एडमिन में है, एजुकेशन इकबाल जुने, जो उसके वालिद का नाम स्कूल है, उसका वालिद बेचारा इंतकाल कर गया। उसका अभी तक सरदार शाह के फेसबुक ID पर चल रहा है, ये हमने स्कूल बनाया। वो भाई खुदा के बंदे, ये स्कूल मुशर्रफ के दौर में बनाया, आपके दौर में नहीं बना है। कहने का मकसद ये, हमारे पास महकमा स्कूल एजुकेशन जो वर्क्स एंड सर्विसेज जो इसका इदारा है, उसके अंदर ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जो पुराने रिटायर्ड हो चुके हैं, मुलाजमत ख़त्म हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कंटीजेंसी की बुनियाद पर इस इदारे के अंदर माफियाज की शक्ल में इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन काम ये है, मैं दावा से कहता हूँ सरदार से मुनाजरे के लिए मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। सरदार ऐसी मानिक शो में आए, देखा स्कूल कितने बने, मैं कहता हूँ एक स्कूल बना कहाँ चला जाए, लेकिन उसकी बुनियाद तक न की गई है। मामला ये है कि सिंध हुकूमत के पास सबसे बड़ा बजट जो है महकमा दाखिला के बाद महकमा सेहत और महकमा एजुकेशन में, लेकिन मजे की बात ये स्कूल नहीं बनते हैं, लेकिन शाह साहब के बेंगलोर बन जाते हैं, कराची बन जाते हैं, हैदराबाद बन जाता है, V8 गाड़ियाँ आ जाती है, सब भाई खुश है, खुद खुश है। अच्छा, मजे आपने लाइब्रेरी की बात की, सरदार शाह ने आते हैं ऐसा मनसूबा शुरू किया था लाइब्रेरीज़ का। मैं आपको बताऊँ, एक पिथौरे में लाइब्रेरी बनी, एक हमारे, मैं अपना शहर का था छोर हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ एक लाइब्रेरी बनी थी, लेकिन उसका ठेका किसके पास था? जानब हाले पोटो, जो इसका शाह साहब का भैंसों का बाड़े में मुलाजम करता था, उसको ठेका दे दिया लाइब्रेरी बनाने का। हाँ, बनाने का। खुदा की कसम, न पिथौरे में लाइब्रेरी बनी है, नहीं छोर में लाइब्रेरी बनी है, पैसे खा गया। अरे भाई, कौन पूछने वाला नहीं, जो अपने इलाके के बता ख्याल करता। कहते हैं पैगम्बर को भी अपना जो पड़ोस था वो प्यारा था, पैगम्बर पड़ोस का ख्याल रखता था, पड़ोसों को भूखा है, उसने खाना खाया नहीं खाना, पड़ोस का क्या हाल है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान शाह साहब, इससे कहते हैं, आपने कहा मुराद अली शाह साहब ने महकमा स्कूल तालीम को हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह किसको हुक्म दे रहा है? जो सरदार शाह साहब खुद वज़ीर आला का उम्मीदवार है, उसके टांगे काटने वाला है, उसको हुक्म दे रहा है भाई आप स्कूल ठीक करो। वो कैसे स्कूल ठीक करेगा? मामला ये है, इनके आपस में जो चप्पलश है, या इनके आपस में जो सियासी तनाज़ात हैं, या अपने ज़ाती इक़्तिदार की जंगें, जब तक वो ख़त्म नहीं है, नीयतन वज़ीर आला सिंध का कोई हुक्म मानने को तैयार नहीं है। सच्ची बात ये है, इतने 18 वज़ीर हैं, 2 मुशीर हैं और 10 मामले ख़ास हैं, कुछ जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी, सारे वज़ीर आला हैं। वज़ीर मुराद अली शाह इस वक्त महकमा वज़ीर आला, कसम खुदा मैं कसम खा के कहता हूँ, इसकी कुछ बेचारे को सुनने को तैयार नहीं है। ये बेचारा बेबस, इस वक्त मुराद अली शाह जो जिसकी जो स्पीड थी काम कर रहा था, वो मुराद अली शाह मफलूज बनकर रह गया है। दूसरी बात ये बड़ी में खबर है, तो मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस में रहता ही नहीं है। मुराद अली शाह अभी ड्यूटी कर रहा है, सुबह जाता दफ्तर में 9 बजे, शाम को 5-6 बजे वहाँ से निकलता है डिफेंस 2 में, या हमारा पुराना दफ्तर है, इसके बाद उनका घर है, वहाँ इनके वाल ने जो बनाया था वहाँ पर रहता है, और सुबह 9 बजे दफ्तर जाता है, दफ्तर से वापस आता है। वज़ीर आला हाउस मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है गैर फाल। सच्ची बात, बड़ी खबर ये है कि वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़ीर आला हाउस में रहता ही नहीं है, अपने घर में रहता है। वज़ीर आला हाउस में नौकरी कर रहा है, 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे वापस घर चला जाता है, 2-4 मीटिंग कर रही, टाइम पास। बात ये है कि देखें आज़ाद भाई, मसले ये जो आप रहें ना रहें, हमारा कंसर्न ये नहीं है, हमें तो डिलीवरी चाहिए। और मैं तो ये हैरान हूँ कि भाई आपके पास 2 साल गुजर गए, सलाह आपने दुनिया भर से एड ली, आपने अपना बजट रखा है तहा, आप जो है अभी तक भी सोच रहे हैं कि 2026 तक आपने सिर्फ मरम्मत करनी है, इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड है। और फिर वही वाली बात कि ना किताबें हैं ना बैठने। और हमने अभी पिछले साल देखा, ये तो अभी हमने आज़ाद भाई तो इंटीरियर की सूरत हाल बताते हैं, तो इंतहाई ख़राब है। कराची में बच्चों ने चटाइयों पर बैठ के एग्ज़ाम्स दिए हैं, पंखे नहीं थे, हीट वेव में बच्चों ने बैठ के एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो ये हाल है स्कूल का, जहाँ पे तो सैलाब आया ही नहीं है, तो जहाँ सैलाब आया होगा वहाँ पे क्या हाल हो गया होगा। मैं कराची की तरफ ही जो है तवज्जो मरकूज़ करूँगा। कराची के कुछ स्कूल ऐसे हैं, मैं ख़ुद भी ग्राउंड पर जब विज़िट करने जाता हूँ तो वो स्कूल नहीं है, वो गंदे नाले जो है वहाँ पर बह रहे हैं। मैदानों में खेलने की क्या, खड़े होने की जगह नहीं है। मैदान में तो मंशियात के अड्डे चल रहे हैं। मंशियात के अड्डे, ये तो एक अलग ही सिलसिला है। मैं गंदे पानी की बात कर रहा हूँ। पिछले साल जब मैं एक मलीर की तरफ स्कूल था, जब हमने गया सिटी 21 ने उधर रिपोर्ट किया, तो उधर लोगों को याद आया कि अच्छा ये भी सिलसिला है, फिर उसको ख़त्म करवाया गया। जब वहाँ पर मैं बाद में उसको दोबारा जा करके मैंने चेकआउट किया, तो वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 6 से 7 फुट गहरा जो है वो गड्ढा बन चुका था
उस सेवरेज के पानी की वजह से। ये कराची के अंदर मौजूद है। कल भी मैं एक स्टोरी देख रहा था कि वहाँ पर न्यू कर एक स्कूल ऐसा है, उसके ग्राउंड बिल्कुल तबाह हाल हो चुके हैं, दीवारें हैं नहीं और डेस्कें और फिर तालीम का निज़ाम तो वो एक अलग ही बात है ना, वो तो नामुमकिन सी बात है। जब ऐसी सूरत हाल होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ये होगा तो आप पढ़ाई का मयार तो अलग बात है, पढ़ाई जो है, तालीम जो है वो दूर दूर तक हमें नज़र नहीं आएगी। इंटीरियर की सूरत हाल तो एक तरफ है, लेकिन कराची जैसा शहर जो कि सिर्फ पूरे सूबे को नहीं, एक हम कह सकते हैं कि पूरे मुल्क को जो है वो पाल रहा है, उसके अंदर तालीम का निज़ाम ये सिलसिला है। और तालीम का मयार जो है कराची का एक स्टैंडर्ड बरकरार रखा गया था। माजी में हम देखते थे कि कराची की तालीम के मयार को जो है वो मिसालें दी जाती थी पूरे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उस मयार को आप कहाँ पर ला करके आपने खड़ा कर दिया है? आपने यहाँ पर ला करके खड़ा कर दिया कि आज हमारे बच्चों के पास जो है वो पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। इसके लिए फिर जो है हम कह सकते हैं कि उन लोगों को नवाजा जा रहा है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बदहाल करके, जो प्राइवेट माफिया हैं, प्राइवेट स्कूल माफिया जो है वो उनको नवाजा गया है। हम बिल्कुल क्लियरली ये बात कह सकते हैं कि हुकूमती सतह पर बराए रास्त नहीं, लेकिन जो है ये तमाम तर सूरत हाल से, इस तमाम तर चीज़ों से जो है ना, जो प्राइवेट स्कूल माफिया है वो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। आज आप कराची में देखें 99% जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो प्राइवेट स्कूल से कर रहा है। आप मुझे बताएं कितनी फ़ीसद बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं? जा ही नहीं रहे। और किस हाल में भेजे, ना किताबें हैं, ना बिल्डिंग है, ना कोई टीचर, ना घोष मुलाजमीन का एक अलग इशू। वक्फा लेना है मुझे आज़ाद भाई, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाइए सबसे पहले जो मौसम की सूरत हाल है उस पर नज़र डाल लेते हैं कि शहर भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। और आज जो है वो गर्मी की शिद्दत में फिर एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि इजाफा नज़र आएगा। 33 और 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा जा सकता है। रियल फील यकीनन इससे भी ज़्यादा होगी, 38-39 डिग्री तक भी जो है वो टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किए गए हैं। ख़बर एक और हमारे पास तालीम के शोबे से ही है, और वो ये है कि पेपर्स की चेकिंग के लिए जदीद सिस्टम, डिजिटल सिस्टम के ज़रिए जो है वो अब चेकिंग की जाएगी। तो ताहा पहले आपसे स्टार्ट करती हूँ। पहले भी हमने देखा कि इंटर में बड़े मसाइल हुए, बच्चों के रिजल्ट्स ख़राब हुए और बड़ा एहतजाज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद उसका आउटकम क्या हुआ? बच्चों के मार्क्स, कोई ग्रेस मार्क्स मिले, कुछ हुआ हो उसका फ़ायदा? चेकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स नज़र भी आई, वालिदैन भी एहतजाज करते रहे, लेकिन आउटकम ज़ीरो। तो अभी ये आपको लगता है डिजिटल सिस्टम के ज़रिए बेहतर हो जाएंगे मामला? डिजिटल सिस्टम के ज़रिए जो है ना एक तरह से मामला जो है बेहतर हो सकते हैं, अगर कि पूरा का पूरा ये सिस्टम उठा करके डिजिटल कर दिया जाए। अगर पेपर लेने से, हाँ, पेपर लेने से पेपर बनाने तक, पेपर की चेकिंग से लेकर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक, ये पूरा सिस्टम अगर डिजिटलाइज कर दिया जाए तभी हाँ। जा करके बेहतरी हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे बैठ करके पेपर लिख रहे हैं, जाके फिर उस उसको फिजिकली चेक कर रहे हैं एंड देन फिर उसके नंबर्स उठा करके आपने डिजिटली कन्वर्ट कर दिए और फिर ये तमाम, इसके अंदर फिर बहुत सारे बैरियर्स और बहुत सारे लूप होल्स हैं। मैं भी ये सोच रही थी कि डिजिटली आप कैसे कॉपी को कैसे करोगे, कैसे स्कैन कर दोगे, क्या करोगे, और इतना टाइम भी नहीं होगा। पूरा सिस्टम जब डिजिटल हो जाएगा ना तब जा करके हमें मजीद बेहतरी और हम कहेंगे कि शफाफ जो है नताइज हमें दिखेंगे। ये भी एक बड़ा मसला है कराची के अंदर, सिंध के अंदर शफाफ नताइज तो नज़र ही नहीं आते। अगर ये पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो जाता है, कहीं पर हम फिजिकली एनालॉग सिस्टम ही चल रहा है पुराना वाला, कहीं पर डिजिटल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ना लूप होल्स बहुत सारे आ जाएंगे और जो लोग, जो माफियाज हैं ना, वो सरगर्म पहले से हैं, वो मज़ीद सरगर्म हो जाएंगे, उनको मज़ीद मौके दे दिए जाएंगे। हाँ, तो ये सिलसिला है। आज़ाद भाई मामला ये है कि महकमा स्कूल तालीम में इसकी शुरुआत के लिए इब्तिदा की थी कि जो असातिज़ा है उनकी हाज़िरी जो उनको ऑनलाइन किया जाए, यानी बायोमेट्रिक सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाए। उसके जो इंचार्ज थे जिसने बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारफ़ करवाया था, वो छोटे कद के हैं और कद के छोटे लेकिन बड़े तेज़ हैं, शार्प हैं। मेरे दोस्त भी हैं, शाहिद अबड़ू साहब, वो फरमाते हैं कि सिंध हुकूमत ने जब से ये IT शोबा मुतारफ़ करवाया है, ये IT शोबा सबसे बड़ा फ़्रॉड है। क्यों? वो किस तरह? उसने कहा कि हम इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का बहाना बनाकर हम जितना फ्रॉड करते हैं ना, वो पुराना निज़ाम इतना फ्रॉड नहीं होता है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह तला ने कहा कि एक बच्चा पर्चा देता है, पर्चा उसके बाद में पहुंचता है बोर्ड में उसकी चेकिंग होती है, चेकिंग के बाद में उनके नंबर्स तय किए जाते हैं, इसने इतने परसेंटेज हासिल किया है, उसके बाद में उसको ऑनलाइन डिजिटलाइज किया जाता है। लेकिन मामला ये है, जो चीज़ लिखी जाती है उसमें बाकायदा तहरीरी तौर पर कुछ चीज़ होती है, लेकिन डिजिटल करने के बाद में मतलब एक जो इल्ज़ाम है उससे बचना है, उससे इस निज़ाम का सहारा लेना है, उस निज़ाम से बचने के लिए या कुछ माफियाज जो है उनको बचाने के लिए इस तरह का बहाना बनाना है। तो इसलिए निज़ाम तो ठीक है, बजट में इजाफा किया जा रहा है,
इजाफा करके ये चीज़ इस्तेमाल की जाएगी या नस्ब की लगाई जाएंगी। मामला ये है कि जब तक हम प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे बुनियादी तौर पर, उसके अलावा इस मामले कोई हल है नहीं। पेपर्स आजकल तैलीमी बोर्ड जो हैं वो बुरी तरह से इल्ज़ामात के ज़द में आ चुके हैं, माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, बड़ी एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। उनसे कोई पूछने वाला है नहीं। वो कोर्टों से स्टे लेते हैं, कोर्टों का सहारा लेते हैं, उसके बाद में जो है वो अपने आप को बचाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई महकमा जामियात बोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो किसी न किसी बासर शख्सियत हो या बासर इदारा हो उसके सपोर्ट में अपने गलत काम करते रहते हैं। लेकिन मामला ये है कि इस हवाले से सिंध हुकूमत को इस मामले पर मुकम्मल तौर पर जो मुतल्लिक़ इदारे हैं, हमारे पास मतलब इदारे भी जिसमें जो है वज़ीरुल्ला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम है, इंक्वायरी एंटी करप्शन टीम है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो मुतसब आला के इदारे हैं, ये मुतल्लिक़ इदारे जो हैं, मैं बार बार इदारों की बात करता हूँ, ये इदारे ये बनाए इनके लिए गए हैं ताकि सिस्टम को ठीक किया जाए। लेकिन हर कोई इदारा एक माफिया की शिकल कर चुका है। इन इदारों के आपस में न किसी किस्म का कोऑर्डिनेशन है, न किसी किस्म का कोई आपस में कोई ऐसे कोई रब्ताकारी का अमल है जो इस निज़ाम को ठीक किया जाए, निज़ाम बेहतरी आए। मैं कहता हूँ जब तक इदारे ठीक नहीं होंगे तब तक कितने आप ऐलान करते रहो, कुछ भी नहीं होगा। इन इदारों की जिम्मेदारी बनती है जो मुतल्लिक़ इदारे हैं ये अपना काम करें, काम नहीं करेंगे वरना सिस्टम दिन ब दिन बिगड़ता जाएगा। बेहतरी इसमें आना वो दिखाई नहीं दे रहा, वो मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सही। अच्छा, एक और अच्छी खबर भी आ गई, इन सारे मसले मसाइल से थोड़ा लाइट करते हैं इसको। कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो रेलवे के किराए हैं उसमें कमी कर दी गई और 10% तक जो है वो कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल की कीमत में पिछले दिनों कमी देखी आई, तो रेलवे के सिस्टम में चले अब ये कि सस्ता सफ़र आप कर सकेंगे। तहा ऐलान तो अच्छा है, देखा जाए ठीक है, होना भी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ बसों के किराए में भी कमी होनी चाहिए, सफरी सहूलियात जो है उनको बढ़ाना चाहिए, लोगों को सस्ती सफरी सहूलियात जो है वो देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि कम किराए के अंदर फैसिलिटीज़ क्या दे रही है रेलवे, ये भी तो हम देखें ना। जो रेलवे की बोगियाँ हैं, जो रेलवे की ट्रेनें हैं, वो सफ़र करने के काबिल हैं, ये एक सवाल है। दूसरा ये कि अभी रेलवे ने एक ऐलान कर रखा है कि बड़ी तादाद में जो है वो प्राइवेट करने जा रहा है ट्रेनों को, तो ये ऐलान उन पर तो लागू नहीं होगा, ये भी है। अब रेलवे के मातहत कितनी ट्रेनें रह जाती हैं, ये ऐलानात तो उनके ऊपर है। अब उनमें आवाम का रश बढ़ जाएगा, पहले ही हाल जो है उनका तबाह हाल हो चुका है उन ट्रेनों का, लेकिन जब उन पे लोड बढ़ेगा तो लोड बढ़ने के बाद आप खुद बताएं कि क्या हाल होगा। अच्छा, मेंटेन कर पाएगा रेलवे, सवाल ये है मेरा। अच्छा, वैसे इन्होंने जो ग्रीन लाइन वगैरह लॉन्च की है, बिजनेस ट्रेन लॉन्च की हैं, वो भी शायद कोलैबोरेशन के साथ इन्होंने पहले की थी, पता नहीं वो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनका खाली प्राइवेट है। उनमें तो बड़ा अच्छा निज़ाम है, उनमें निज़ाम अच्छा है, उनमें किरायों की खाना भी दे रहे हैं, स्लीपर्स भी उनके बहुत अच्छे हैं, एसी सिस्टम भी उनका बहुत अच्छा है, सफाई का भी निज़ाम बेहतर ही है। किराए ज़्यादा है ना उनके, वो हाँ। एक आम आदमी के लिए नहीं है वो ट्रेन है, एक मुतवस्सित तबके से जिसका ताल्लुक है उसके लिए वो ट्रेनें नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। 8-10 हज़ार उसको लाहौर अगर जाना है 8-10 हज़ार रुपये की टिकट वो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो जो है इकोनॉमी की तरफ जाएगा, रेलवे की जो मातहत ट्रेनें हैं उसकी तरफ जाएगा। उनके अंदर किराया कम किया गया, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उस तमाम तर चीज़ें भी तो देखें ना, सहूलियात देखें, रेलवे का निज़ाम हम देखें। रेलवे इतना बड़ा इदारा है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर में चल रहा है, क्या सिस्टम है आप देखें। नहीं तो आप आज़ाद भाई क्या समझते हैं जो प्राइवेट कोलैबोरेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान रेलवे, हमने ये PIA वगैरह भी देखे ना, अभी आउटसोर्स तो हम करने की बात करते हैं, लेकिन कहाँ स्टैंड कर रही हैं आज वो एयरलाइन जो प्राइवेटाइज भी हुई हैं। ये मामला इस तरह है कि वो कहते हैं ना, आप मार्केट में चले जाओ, बाज़ार में चले जाओ, कहते हैं लाहौती का गिलास शरबत का 10 रुपये तक लोग उसकी तवज्जो सुनते ज़रूर हैं, पीते नहीं, सुनते ज़रूर हैं। इस तरह हुकूमत भी इस तरह के ऐलान कर रही है। हम जो इदारे उनकी निजकारी करना चाह रहे हैं, जिसमें PIA है, बेशतर से इदारे हैं जिसमें उसमें प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, उनका इरादा रखते हैं या उनका फ़ैसला हो चुका है, उस पर अमल दरामद करना बाकी है। लेकिन रेलवे का निज़ाम जो टिकटों में तो किराए में कमी तो की है, लेकिन मामला ये हमारे पास ट्रेनों का जो निज़ाम है, रेलवे का जो निज़ाम है वो कब ठीक होगा। पहले कम से कम निज़ाम तो ठीक कर, लोगों को भरोसा तो बहाल करें। ट्रेनों का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल होने के बावजूद उस पर अमल दरामद नहीं है। लेकिन मामला वही है कि जब तक हम अपने निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे, तब तक लोगों का भरोसा एतमाद बहाल नहीं करेंगे, तब तक बड़ी किरायों में कमी का ऐलान कर दो, कुछ भी कर दो। आप जहाँ चले जाएँ सिटी स्टेशन या कैंट स्टेशन, ये कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी नहीं है, पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि ट्रेनें पूरे पाकिस्तान में आमदरफत करती है और कराची सबसे बड़ा शहर है, यहाँ से ट्रेनें मुख्तलिफ शहरों में जाती है, कराची से हैदराबाद, मीरपुर खास, इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, आगे पंजाब के दीगर शहरों में। लेकिन सूरत हाल ये है, जब तक हमारा रेलवे का निज़ाम बुनियादी तौर पर ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जो आपने एक ट्रेन का जिक्र किया जो ग्रीन लाइन, उस माहौल ठीक है कि वो प्राइवेट की कर दी गई, प्राइवेट का करने के बाद
बाद में जो जिस शख्स ने वो ख़रीदी है वो शख्स या कंपनी उसमें प्रॉफिट हासिल करने के लिए कुछ सहूलत फराहम करेगी ताकि उनका जो मुसाफिर है उनमें इजाफा हो, उसमें एतमाद बहाल हो। उस पर तो लोगों को एतमाद बहाल, लोग उसमें सफ़र करें, महंगा भी करें, सफ़र करें। लेकिन जो बाकी ट्रेनें हैं, एक बार मैं बैठा लाहौर से यहाँ कराची के लिए दोस्तों के साथ घूमने गया था, लेकिन मैं उससे वापस गया, फ्लाइट कैंसिल कर दी, यहाँ मैं ट्रेन में आ गया। वहाँ लाहौर से मैं ट्रेन में बैठा हूँ रात को 8 बजे। मैं वो रात पूरी ट्रेन चली है, पूरा दिन चली है, रात को मैं पहुंचा हूँ 1 बजे। हर स्टेशन के ऊपर ट्रेन खराब, जहाँ रुकी है वहाँ ट्रेन खराब हुई है। यहाँ एक सूरत ये थी, यहाँ घरों के पास धाबी जी के पास रास्ता है वैसे तो, धाबी जी के पास ट्रेन रुक गई, खड़ी होगी, ट्रेन खराब होगी, 3 घंटे यहाँ लगे। और वहाँ तो अच्छा वहाँ ना पानी न कुछ, वही मैं कह रही हूँ, बड़ा सन्नाटा होता है। सूरत अच्छा मज़े की बात है, आप दीगर ममालिक में चले जाएँ तो जहाँ से रेलवे की पटरी बिछाई हुई है उसके साथ 2 सड़कें, लेफ़्ट राइट 2 सड़कें, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है। खुदा न खास्ता ट्रेन चल रही है, यहाँ से कोई मुसाफिर गिर के हादसे का शिकार हो जाए अचानक से, हमारे पास ना कोई एम्बुलेंस है, ना सड़क है, ना अस्पताल है, कुछ भी नहीं है। किसी ने देखा वहाँ उसको जानवर खा गए, पता नहीं चलता है, जंगल है। अच्छा मज़े की बात, अच्छा दूसरी बात ये है कि अच्छा हमारा इंडिया पड़ोसी मुल्क है ना, हम यहाँ से जाते हैं राजस्थान, सॉरी अपना 0 पॉइंट खोखरा पार के बाद जब थर एक्सप्रेस ट्रेन चली थी, मैं उस वक्त मुशर्रफ का दौर था, उस ट्रेन के साथ मैं गया था, वहाँ 0 पॉइंट पर उतरे, बहुत सारी पूरी आलमी इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्टर साथ हमारे साथ थे, MQ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग थे, उसमें बड़े नाम थे, रऊफ सिद्दीकी 100। वहाँ पर गए, जैसे हमारी थर एक्सप्रेस ट्रेन हमारा बॉर्डर उसने जैसे क्रॉस किया, बिल्कुल बॉर्डर करीब था, इतना फासला था, ये हमारी न्यूज़ रूम तक था। देखा मैंने उस पटड़ी के साथ 2 ट्रैक बने हुए थे, जहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, मतलब इस तरह आज हमारे पास अल्टो गाड़ी छोटी गाड़ी थी, आ रही थी और जा रही थी। तो मैंने कहा यार हमारे पास जो ट्रेन, हम जिस ट्रेन में आए हैं उसके साथ कोई रोड है नहीं, सड़क नहीं है, ट्रेन आई है। अच्छा मज़े की बात ये, थर एक्सप्रेस ट्रेन जब चलती थी यहाँ से इंडिया के लिए, राजस्थान के लिए, तो यहाँ से उसके साथ पुलिस प्रोटोकॉल हुआ करता था। पुलिस प्रोटोकॉल कहाँ से जाए? अच्छा ट्रेन जा रही है यहाँ से कैंट स्टेशन से, लेकिन हमारे जो उसके साथ प्रोटोकॉल जो गाड़ी है पुलिस की, वो जा रही है शारा फैसल से। कहाँ ट्रेन जा रही है? अच्छा एक गाड़ी यहाँ जा सुपर हाईवे से, दूसरी जा नादरन बाबा ठट्टा से घूमती हुई वो। अच्छा वहाँ अच्छा जब छोर पहुँचे तो वहाँ पर जो सड़क ही नहीं है भाई, आप एक ट्रेन रवानी करें दूसरे मुल्क के लिए, उसके लिए सिक्योरिटी का पुलिस बोले, उसके लिए सड़क ही नहीं है, आप हर ऊपर क्यों पेट्रोल ज़ाया करो गाड़ियों का, क्यों पुलिस नफरी ज़ाया करो। हाँ। लेकिन मामला ये है कि बार बार मैं कहता हूँ हमारे पास बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो है ही नहीं, बाकी जो किराए में कमी करो, जब तक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है, हर चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन प्लान के साथ नहीं कर रहे, या वो ये निज़ाम भी कितना पुराना है, हमारा रेलवे ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ हम चला रहे हैं, अपना तो हमने कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया, ना बनाया हमने नया, ना कुछ हम उसमें बेहतरी ला रहे हैं। हम यहाँ पे ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा माल के हार पर नज़र डालते हैं और करेंसी रेट्स देख लेते हैं कि आज क्या है। कैनेडियन डॉलर 207.1 पे पहुँच गया, यूरो प्राइसेस 310.75, सऊदी रियाल 74.63 और US डॉलर की प्राइस हम देख रहे हैं 280.75। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम देख रहे हैं कि जी कराची में एक नए पार्क का इफ्तिताह भी हो गया है और ये भी एक अच्छी चीज़ है। खजरा पार्क कहाँ बना है? ये न्यू कराची में बना है, न्यू कराची टाउन चेयरमैन मेरे ख्याल से पुराना पार्क होगा, उसको सही किया होगा, रेनोवेट कर रहे हैं। ये अगर हम टाउन चेयरमैन की कारकर्दगी की देखें तो सेंट्रल के अंदर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हमें नज़र आती है। अच्छा। इससे पहले गुलबर्ग टाउन के अंदर भी एक बड़ी अच्छी सी एक्टिविटी ओपन एयर जिम बनाया था उन्होंने, ओपन एयर जिम। हाँ नहीं मैं होकर आया हूँ, विजिट करें, मैं वहाँ की रिहायशी हूँ तो मैं विजिट करते रहता हूँ। इसी तरीके से इन्होंने न्यू कराची वालों ने भी जो है, न्यू कराची टाउन ने टाउन की सतह पर एक वाटर पार्क बनाया है जिसकी स्टोरी कल चली थी, बड़ी ज़बरदस्त वाटर पार्क बनाया है। बड़ा नहीं है, 200 रुपये उसकी जो है वो चार्जेस है। हाँ, 1 से 2 स्विमिंग पूल्स हैं, स्लाइड्स हैं, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन टाउन की सतह पर एक एक्टिविटी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसी तरीके से इंडोर क्रिकेट की फैसिलिटी दी गई है जिसको अरशद नदीम एकेडमी का नाम दिया गया। बड़ी अच्छी एक्टिविटी मैं विजिट करके आया। उन्होंने ही फिर इस पार्क मज़ीद 5 पार्क जो हैं वो बनाए। तो डेवलपमेंट जो है पार्क्स की अगर हम देखें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में होती हुई हमें बड़ी अच्छी से नज़र आ रही है। भाई बाकी लोग भी इसको रोल मॉडल बनाकर अडॉप्ट कर लो। कितना रश है मैं देख रही हूँ, अभी बच्चों को झूले में मैंने देखा तो ये देखें आप कितना रश नज़र आ रहा है आपको। कि वाकई हमारे यहाँ ज़रूरत भी है ना कि एक्टिविटी है नहीं, और टाउन्स की सतह पे तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। ना ग्रासी ग्राउंड्स हैं, ना पार्क्स हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे?
आज़ाद भाई? जमात इस्लामी का टाउन चेयरमैन शायद है, उन्होंने काम तो अच्छा किया है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। किसी जमात को जो काम करेगा उसकी हम तारीफ़ करेंगे, क्योंकि चाहे किसी जमात का हो, एमक्यू पाकिस्तान का पीपल्स पार्टी का हो। लेकिन हमारे मेयर साहब जो है वो KMC के सरबराह हैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के। इसके अलावा डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल बरा साहब भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों कराची के बेटे हैं और कराची के बेटों को उनकी पहचान है। और वज़ीर बल्दियात, मज़े की बात है, वो भी कराची के बेटे हैं। लेकिन मज़े की बात है, वज़ीर बल्दियात के हल्का जो है 104 ये महमूदाबाद का हल्का लगता है, चंडीसर टाउन लगता है। चंडीसर टाउन का चेयरमैन भी सईद गनी का भाई फरहान गनी साहब है। लेकिन वहाँ पर जो पार्क है रमशा, वो फैमिली पार्क है, लेकिन इतने बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और बाहर हेरोंची बैठे हुए हैं, चर्च पे हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए। वहाँ पर फैमिली जाती है, लेकिन सूरत हाल ये पूरा उलझा हुआ है, सड़कें तबाह शिकार है। मैं तो इलाका छोड़ तंग आकर इलाका छोड़ के चला, क्योंकि मेरी गाड़ी के टायर ही ख़त्म हो चुके थे, जंप खत्म हो चुके थे। बार बार मैं कितना खर्चा करूँ, इसलिए मैंने इलाका छोड़ दिया। वो कहते हैं जिस इलाके में आपका कदर नहीं हो, जिस इलाके में आप परेशान हाल हो, वो इलाका छोड़ दो। कहते हैं जिस घर में बीमारी होती है लोग मतलब खाना बदोश हो जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं। इस तरह ये तो इलाके के बुनियादी मसाइल थे जिसकी वजह से मैंने घर छोड़, कई ऐसे लोग घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन सूरत ये है हमारे पास, अगर एक टाउन चेयरमैन इतना काम कर सकता है, हम इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ। भाई मेयर कराची क्या कर रहा है, उसकी कौन सा कोई ऐसा मनसूबा। कराची का 18 टाउन है, 18 टाउन है, 111 25 टाउन है, 18 टाउन 25 टाउन है, बढ़ गए ना, बढ़ गए। 22 तक मैंने सुना था, 25 टाउन है, जिसके अंदर से 12 जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, 9 जो है वो जमात इस्लामी के हैं और 3 जो है वो PTI के पास है। चले आपने ज़्यादा टाउन्स बनाए भी, तो भाई परफॉर्मेंस क्या है? 25 नहीं 24 है। अगर आप चलें 24, 22, 23 टाउन्स भी अगर आपने कर दिए, तो उसमें तो काम करना और आसान हो जाना चाहिए, क्योंकि टाउन छोटा हुआ होगा और उसको दोबारा से जो है वो बाउंड्रीज उसकी सेट की जाएंगी। उसके अलावा यूनियन कमेटीज़ भी है ना, यूनियन कमेटीज़ हैं, उसकी सतह पर वार्ड आ जाता है, वार्ड सेक्शंस हैं, सब कुछ है। लेकिन निज़ाम हमारा बहुत अच्छा है। इदारे कितने बड़े हैं, अच्छा निज़ाम है, लेकिन निज़ाम को चलाने वाले गायब हो जाते हैं सीटें। अच्छा, हमारे बाकी जो इदारे हैं वो अलग हैं, जिस तरह सन सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है वो भी इनसे मुतलिक है, वो अलग है। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन पार्क्स भी तो कुछ है अलग से। अच्छा, वो महकमा जंगला वो KMC का अंडर है ना, KMC वो अलग है। इसलिए हमारे पास इदारे इतने बने हुए हैं, लेकिन इदारे काम नहीं कर रहे। जो भी इस शहर को संवारने के लिए ना, KMC हो या UC चेयरमैन हो या आपके पास जाना, तो कराची के बेटे क्या अलग तो नहीं है ना। नहीं, तो कराची के बेटे क्या कर रहे हैं? सईद गनी कराची के बेटा, मुर्जा वहाब कराची के बेटा, सलमा अब्दुल्ला बरात कराची के बेटा, जितने भी जो टाउन चेयरमैन है, UC चेयरमैन है या वाइस चेयरमैन है, वो सारे कराची के बेटे हैं। अच्छा, कराची के लिए क्या कर रहे आप हैं? साहब ने बड़ा जो है एग्रेसिवली शजरकारी मुहिम और ये सब का ऐलान किया था, ये जब बरसात आई तो कहाँ लगे वो पौधे? पार्क्स पे भी दिखाई नहीं दिए, सड़कों पे भी दिखाई नहीं दिए, वो एक एक तस्वीर आ गई। उसके बाद कहाँ लगाए गए ये पौधे जो आप मुझे दिखा दें कि लगे हों शहर भर में? पौधे तो लग जाते हैं, एट ए टाइम लग जाएंगे, उनकी तस्वीरें भी बन जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सवाल है फिर उनकी टेक केयर कौन करेगा? आप तो एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं ना, उसको तनावर दरख्त बनने के लिए उसकी प्रॉपर केयर चाहिए, प्रॉपर उसको रोज़ाना की बुनियाद पर हमें पानी डालना है, उसके लिए लोगों का अमला जो है डेली काम करे, वो करता हूँ मैं। भाई 10-10 हज़ार पौधे लगाने टाउन में कहा लग जाते तो आज अच्छा, मज़े की बात ये मुर्जा वहाब साहब ने और MQ पाकिस्तान के लीडर ने पौधे लगाने की मुहिम का शुरुआत की। लेकिन उन्होंने क्या किया, पौधा लगाने के लिए उसके प्लास्टिक का पेपर जो निकालना पड़ता है, उसके बाद ज़मीन खोद के उसके अंदर पौधा लगाना पड़ता है। लेकिन उसकी जगह इतनी एराजी बनानी पड़ती है ताकि उसमें पानी जाए और पौधा जो है उसकी हिफाजती अहमियत या पौधा बड़ा हो। लेकिन मज़े की बात है, मुर्जा वहाब ने MQ पाकिस्तान लीडर ने पौधा एक लगा लिया, उसकी जो प्लास्टिक निकाल दी। अच्छा, बाकी पौधे जो पीछे के जो कारकुनान थे या सरकारी मुलाजमिन थे, उन्होंने ज़मीन खोदी, पौधा लगा दिया, उस प्लास्टिक निकाल दी पौधा वहीं। प्लास्टिक कितना खतरनाक चीज़ है। आप फ्रिज में रखो ना प्लास्टिक के साथ दूध, प्लास्टिक की शापर में दूध का जो है सॉरी अपना फ्रिज का जो है प्रेशर जो गैस का ख़त्म हो जाता है। प्लास्टिक इतना खतरनाक चीज़, आप रख के देखो फ्रिज में, कोई चीज़ रखो फ्रिज में प्लास्टिक के साथ, वो फ्रिज ही ख़राब हो जाता है, उसमें ऐसे लग जाता है जैसे सैलाब का शिकार हो चुका है। प्लास्टिक का इस्तेमाल जहाँ भी होता है, हाँ आप रख के देखिए, आप फ्रिज के लोग जो फूड कंटेनर्स रख रहे हैं वो भी खराब कर देते हैं फ्रिज। प्लास्टिक के अंदर जो भी चीज़ होते हैं हमारे जो फूड कंटेनर्स जो डब्बे में डाल के रखते हैं वो तो प्लास्टिक के, वो तो बड़े डीप फ्रीजर है। डीप फ्रीजर और फ्रिज बड़ा फ़र्क होता है। उसका लंबा वाले को कह रहे हैं ना फ्रिज, उसको फ्रिज करें। फ्रिज के अंदर जो चीज़ रखोगे ख़राब होती है। अच्छा, वो नुकसानकार है, इस्तेमाल करने के बाद में नुकसानकार है और फ्रिज के लिए खुद के लिए नुकसानकार है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उन्होंने जो पौधे लगाए, मैंने देखा अपना ये डाओ यूनिवर्सिटी के पास उन्होंने MQ वालों ने पौधे लगाए थे, उसके साथ उनका पार्टी का परचम भी साथ लगाया था पौधे के साथ ही। लेकिन परचम लगा रहा पौधा था ही नहीं,
नहीं क्या, मैंने पूछा लोगों से भाई क्या हुआ, बोला यहाँ लोगों ने पौधे लगा दिए, उसके प्लास्टिक थैली के साथ लोग पौधा निकाल के चले गए, अपने घर जाकर लगाया, यहाँ पर पर्चे में पड़ा हुआ पौधा नहीं है। लेकिन अल्लाह करे जो पौधा लगा के चोरी करके जिसने लगाया वो पौधे को संभाल भी ले तो ये चले वो इसी तरह पनप जाएगा। उसके लिए भी इदारा है ना, इदारा काम क्यों करता है? आज़ाद भाई कोई हाल नहीं है, चोरी करके पौधा ले जा रहे हैं और खिदमत खल्क कर रहे हैं। चले आप उसको भी संभाल लें और वो पनप जाए तो शायद इसी तरह से कोई कंट्रीब्यूशन हो जाए हमारे शहर के अंदर। आइए सब्जियों के रेट पर भी वेरी क्विकली नज़र डाल लेते हैं। टमाटर का रेट है जी 92, आलू का रेट है 70 रुपीज़ ऑलमोस्ट। इसके अलावा अदरक लहसुन की प्राइस जो है 403 और 598 रुपीज़ हमें नज़र आ रही है। ये सब सरकारी रेट पर नहीं मिल रहा है। ये आपकी अवेयरनेस के लिए कि सरकारी रेट ये है, तो आपका जब सब्ज़ी वाला पहुंच जाए तो उससे ज़रूर पूछें कि भाई तुम सरकारी रेट पे सब्ज़ी क्यों नहीं देते और तुम इतनी महंगी सब्ज़ी क्यों ख़रीद रहे हो। तो ये हमने आपको सब्जियों के रेट्स दिखाए हैं। थैंक यू सो मच ताहा, आपने हमें वक्त दिया। आज़ाद भाई आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम बात करेंगे, आज इंटरनेशनल अल्जाइमर डे मनाया जा रहा है और जैसे हम बात करते हैं कि जब ये इंटरनेशनल डेज़ आते हैं तो हमारी अवेयरनेस के लिए हैं कि हम आगाही पैदा करें अपने अंदर और लोगों को भी शऊर इसके हवाले से फ़राहम करें। तो आज हम अल्जाइमर की बात करेंगे कि कैसी बीमारी है और इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो भूलने का शिकार हो जाते हैं। तो इससे बचना कैसे है और ये ज़्यादातर बड़े उम्र के जो लोग होते हैं उनमें जो है हो जाती है। इसकी कॉजेज़ क्या हैं आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसका ट्रीटमेंट है, क्योंकि उमूमन इस मर्ज़ की जो अलामात हैं वो बड़ी कॉमन सी होती हैं कि लोग जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं उनको भूलना शुरू कर जाते हैं, जो अपने मकामात हैं उनको भूलना शुरू हो जाते हैं। रोज़मर्रा के लिए जो है उनको मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना आ रहा होता, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है, मामूल की सरगर्मियाँ नहीं कर पा रहे होते हैं और ज़्यादा वक्त लगता है। ख़ानदान के जो अफराद होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके नाम भूल जाते हैं, उनको भूल जाते हैं कि ये शख्स कौन है और उनको बड़ी जो है वो कोशिश के बाद जो है वो याद दिलाना पड़ता है। तो इन सारी अलामात के साथ अगर कोई आ रहा है तो उसको किस तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, क्या ये बीमारी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज है या इसको मैनेज किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, वो आज हमें इस बारे में आगाह करेंगे। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, डॉक्टर शुएब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। डॉक्टर मरियम मोतीवाला भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आपको भी मरियम वेलकम करते हैं। साथ साथ डॉक्टर तारिक मसूद भी साथ हमारे जो है वो शामिल गुफ्तगू होंगे, आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, वेलकम टू द शो। तो सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अल्जाइमर जो है वो बीमारी है क्या, भूलने की बीमारी इसको अमूमन कहा जाता है, किस एज से स्टार्ट होती है और सिम्टम्स क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बाद। अल्जाइमर जो है इसकी वाबस्तगी याददाश्त से है और ओल्ड एज डिजीज़ है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, बेसिकली एक डिमेंशिया है। डिमेंशिया की बहुत सारी अक़साम होती हैं। अच्छा, हम तो समझते हैं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर अलग अलग है। और डिमेंशिया की एक किस्म है अल्जाइमर। अच्छा, अब डिमेंशिया जो है मुख्तलिफ़ कॉजेज़ होते हैं उसके, उसमें से सबसे कॉमन जो कॉज है वो अल्जाइमर्स का है। यंग एज में भी डिमेंशिया हो सकता है, किसी को चोट लगी या किसी के दिमाग में पानी भर गया या खून भर गया, उससे भी हो सकता है, यंग एज में भी हो सकता है। और किसी को बहुत ज़्यादा फालिज के अटैक हुए, उसको भी हो सकता है। लेकिन चूँकि आज हमारा टॉपिक अल्जाइमर्स का है, तो अल्जाइमर्स बेसिकली एक ओल्ड एज न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसका जो पूरा जैसे बिल्कुल 100% एटियोलॉजी तो नहीं पता है, लेकिन 3 हाइपोथेसिस हैं कि कैसे होता है। एक जो है कोलिन हाइपोथेसिस है, एक बीटा एमाइलॉइड हाइपोथेसिस है और तीसरा टाउ हाइपोथेसिस। बेसिकली एसिटाइल कोलिन एक दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि जिसकी वजह से इंसान का दिमाग सारा काम कर रहा होता है। बुनियादी तौर पे दिमाग की इकाई जो होती है न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए सिंपल एक जो है हाथ को सामने रखें तो ये उसका जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और ये डेंड्राइट, ये जो है उसकी एक्सोन होती है और ये डेंड्राइट्स होते हैं। ये सारी हमारी पूरा CNS जो है इन न्यूरॉन्स पे बना हुआ है।
अब क्या होता है कि जो सिग्नल आता है यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, एक से दूसरे में ट्रांसमिट होता है। अल्जाइमर डिजीज़ में ये होता है कि पहला जो हाइपोथेसिस है कोलिन हाइपोथेसिस, उसमें ये होता है कि एसिटाइल कोलिन की कमी हो जाती है। अब इस एसिटाइल कोलिन की कमी के बहुत सारे असबाब होते हैं और उसको पूरा करने के लिए दवाएं भी हैं। लेकिन दूसरा जो हाइपोथेसिस ये है कि इंसानी दिमाग में बहुत सारे प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं। अच्छा, अब वो कैसे होते हैं, वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो पब्लिक के लिए तो नहीं, लेकिन होता ये है कि एमाइलॉइड एक होता है जो जब जमा होता है तो ये जो ट्रांसमिशन है इसमें दरमियान में वो रुकावट डाल देगा। एक फ्लो ऑफ ट्रैफिक चल रहा है, उसमें अब कोई रुकावट आ गई है। ये धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं तो बहुत साल लगते हैं इसको ना एमाइलॉइड में बनने में। फिर उसके बाद टाउ प्रोटीन्स होते हैं उसकी जमा से भी। ये असबाब ये होते हैं। अच्छा, बुनियादी तौर पे जो अल्जाइमर डिज़ीज़ है तो ओल्ड एज डिज़ीज़ भी, लेकिन अब इसको जो है जांचने के लिए हम ऐसा रखते हैं कि सबसे पहले वो कॉजेज़ जिसमें ट्रीटेबल होते हैं उनको अलग कर लें, और जो जिनकी ट्रीटमेंट होती नहीं है, बस ये है कि उसकी प्रोग्रेशन को रोक देगी, लेकिन 100% ट्रीटमेंट अभी तक अल्जाइमर्स की दरियाफ्त नहीं हुई है। कोशिश की जा रही है। जो पहला हाइपोथेसिस है कोलिन हाइपोथेसिस, उस पर तो एसिटाइल कोलिन को मुयस्सर करने के लिए दवाएं हैं, लेकिन जो दूसरा हाइपोथेसिस है कि जो एमाइलॉइड प्रोटीन जमा हो जाते हैं उसके लिए भी रिसर्च हो रही है, लेकिन अभी इलाज नहीं है। इसी तरह टाओ का भी। तो यानी एक शख्स जो एक दफ़ा अल्जाइमर में मुब्तला हो जाता है उसको सारी ज़िंदगी उसके साथ जीना पड़ता है। वैसे खैर ओल्ड एज है तो 60 अबव में हम देख रहे हैं ज़्यादातर ये कॉम्प्लिकेशन नज़र आती हैं शुएब साहब। उसके बाद वो इसी तरह से जीते हैं, या इसके लिए जो साइकोलॉजिस्ट हैं या हमसे नफ्सियाती बीमारी तो हम नहीं समझते थे इससे पहले, तो क्या है ये, उसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस हैं, उसकी वजह से ये बीमारी जो है वो मंजर आम पे सामने आती है। लेकिन इसमें एक बात जो समझने की है, जो शख्स खुद बीमार होता है उसको इस बीमारी की आगाही नहीं होती, जो सबसे अहम पहलू है। और जब उसको खुद आगाही नहीं होती तो जाहिर सी बात है उसकी याददाश्त, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी सोशलाइजेशन, ये सारी की सारी मुतासर होती है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो है केयर गिवर्स, जो उसके इर्द गिर्द के लोग हैं। क्या वो इस बीमारी को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर उन लोगों को इस बीमारी के बारे में अगर असल आगाही दे दी जाए, उनको इसके बारे में ट्रीटमेंट प्लान के बारे में बता दिया जाए, तो इस बीमारी को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। सही। जैसा कि आपको पता होगा कि आज वर्ल्ड अल्जाइमर डेज़ का डे है और हम लोग आज इसीलिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो उसका आज थीम भी यही है, टाइम टू एक्ट ऑन अल्जाइमर डिजीज़। तो इसका मकसद है कि हम इसको समझने की भी ज़रूरत है, इसको ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है, और उस केयर गिवर को जो उससे मुंसलिक है उसको भी आगाही देने की बहुत ज़रूरत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वो भी इसी सोसाइटी का एक हिस्सा है, इसी माशरे का हिस्सा है। उसके ऊपर जब एक अल्जाइमर डिजीज़ के शख्स का बर्डन बढ़ता है तो बेसिकली वो भी एंक्शस होता है। एंक्शस का मतलब एंजाइटी का शिकार होता है। एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। और अगर वक्त पे, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि दीगर बीमारियों का इलाज कर दिया जाए और उस शख्स को भी आगाही दे दी जाए, तो इस बीमारी का एक बेहतर तरीके से हम ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं और वो शख्स कुछ बेहतर तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल गुजार सकता है। अच्छा, उसके साथ खुद क्या किया जाता है? अभी केयर गिवर्स के तो हम किस तरह से ट्रेन करेंगे, उनको क्या बिहेव करना है, इसमें हम मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन मरियम पर्टिकुलरली सबसे पहले उसका क्या हाल है? उसको बस ऐसे ही रहना है, मतलब कोई दवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये बस ऐसे ही चलेगा? क्योंकि देखेंगे जो इंसान अल्जाइमर्स की तरफ जा रहा होता है तो फर्स्ट सिम्टम ये होता है कि मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। और अक्सर हम देखते हैं हमारे बड़े बूढ़ों में ये एक बहुत आना शुरू हो गया, वो दवाई लेना भूल गए, या जो है कहीं गए तो वो सामान वहाँ भूल गए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये लीड करता है आपके अल्जाइमर्स की तरफ। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है ये कोई इसके कोई इलाज तो है नहीं एज सच। तो वो क्या होता है, जब ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम जैसे लोग बता रहे थे, अरे आप तो ये भूल गए, अरे आप तो वो भूल गए, आप दवाई लेना भूल गए, तो उस इंसान के अंदर फ्रस्ट्रेशंस और एंगर डेवलप होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उसको ऐसा है कि मैं अच्छा भला इंसान था, अब देखें बुढ़ापे की वजह से मैं भूल रहा हूँ। लेकिन ये होता है कि फिर ऐसे लोगों के अंदर एंग्जाइटी,
फ्रस्ट्रेशंस बहुत डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें यही करना होता है कि हम उनको ज़ाहिर है हम ट्रीट नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन हम उनको स्टेप्स बता सकते हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, कोई बाहर बाज़ार में जा रहा है, तो कोई कार्ड अपने साथ रख ले, जैसे NIC के ऊपर अपना नाम, घर का पता, फ़ोन नंबर रख लें कि अगर अल्लाह ना करें कहीं गुम हो जाएं तो वो निकाल के इंसान जो है वो कोई इनको घर पहुंचा सकता है। तो छोटे छोटे मेजर्स होते हैं, जैसे अगर किसी को दवाई का है तो कोई एक इंसान असाइन कर दिया जाए कि उनको याद दिला दें कि इस टाइम पे दवाई लेनी है या क्या करना है। तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशंस, एंगर और ये सारी डेवलप बहुत हो जाती हैं। तो हमें इनके साथ एक बहुत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एक अलग ट्रीटमेंट, मैनेजेबल ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है, और जो नहीं होता वो ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे हम स्टेप्स कर सकते हैं ताकि हम ऐसे पेशेंट्स को हेल्प कर सकें। सही। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रमशा, कैसी हैं आप? वही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। या है, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत अच्छा पैनल है, तमाम एक्सपर्ट्स को मेरा सलाम है। देखिए एक तो मेरे ध्यान में सवाल था, मैंने खुद ही उसको बात की डॉक्टर साहब ने कि देखिए जो बेसिकली पेशेंट होता है वो तो अपनी जगह होता ही है, लेकिन उसके पास जिम्मेदारी और बहुत बड़ा एक स्ट्रेस इनके तरफ से भी आ जाता है जो उसके लवाकिन होते हैं या उसके साथ रहते हैं। अब उनको किस तरह उसके, मेरा एक चीज सवाल है कि यहाँ आपकी मोती वाला साइकियाट्रिस्ट बैठी है, इनसे भी मेरा ये सवाल है कि हम जैसे बहुत लोग हैं वो किस तरह उसको, उनके एंगर को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनकी मिजाज के मुताबिक हमें इससे किस तरह डील करना चाहिए, ये ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है मेरे ख्याल में। दूसरे डॉक्टर तारिक साहब से मेरा सवाल ये सवाल है कि अल्जाइमर की जो नई दवाई दी है, मैंने लिखा ये वो दवाई है, लेकिन उसके बारे में जरा कंट्रोवर्शियल भी चीज है। तो ये जो इनकी ड्रग्स हैं वो आया एक्सेप्टेबल है या नहीं है, या सिर्फ आदमी ड्रग्स का आदी हो जाता है, इस ड्रग्स के क्या नेगेटिव असर भी हो सकते हैं, ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। डॉक्टर तारिक साहब पहले आप जवाब। पहले मैं जवाब दे देता हूँ। असल में देखें भाई, सबसे पहले तो यह है कि अल्जाइमर का मैं तो तफसील में बताऊँगा, डायग्नोसिस बनाना होता है। हर बीमारी जो है अल्जाइमर में होती है, उसके लिए फ़र्ज़ करें एक बुज़ुर्ग आपके पास आते हैं तो सबसे पहले हम उनका मिनी मेंटल एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं। उसके बाद ये करते हैं कि उसके बाद अगर वो असेसमेंट पास कर लेता है तो इसका मतलब उसको कोई इस तरह की ख़तरनाक बीमारी नहीं। बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो आपको मेमोरी लॉस करती हैं, उन दवाओं पे जाना पड़ता है। और अगर वो मिनी मेंटल एग्जामिनेशन में कुछ आगे पीछे होता है तो फिर उसको हम एक जेरिएट्रिक डिप्रेशन स्केल होता है उससे करवा लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट सारे करते हैं। वो अगर उसमें भी निकल जाता है तो फिर हम इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो ट्रीटेबल कॉजेज़ होते हैं, मतलब थायराइड का लेवल करवा लें और फोलेट का लेवल करवा लें, CBC करवा लें, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन जिसमें ट्रीटेबल कॉज होता है वो करवा लें। अगर वो भी नॉर्मल आती हैं तो फिर हम इमेजिंग पे जाते हैं। आप इमेजिंग में ये है कि आप CT ब्रेन करा सकते हैं, MRI कर सकते हैं, सबसे एडवांस होता है स्पेक्ट होता है। अच्छा, वो अगर जब नॉर्मल आ जाए फिर हम कहते हैं कि अल्जाइमर है। और अगर उसमें एबनॉर्मल है तो जैसे मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया हो सकता है, नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस हो सकता है, उसका ट्रीटमेंट होता है, न्यूरोसर्जरी वाले करते हैं, जो हो जाता है। भाई ने जो सवाल किया है, जो बुनियादी तौर पे मेडिसिन है अल्जाइमर डिजीज़ की, वो अल्जाइमर डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकती हैं, उसका क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। अब इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं इनको बुनियादी तौर पर सारी दवाओं का बता देता हूँ। इसमें जो मैंने शुरू में 3 हाइपोथेसिस बताए थे कि कोलिन हाइपोथेसिस है कि एसिटाइल कोलिन बढ़ जाता है, तो उसको क्या होता है कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स होती हैं, दवाएं होती हैं जो कि इसको रोकती हैं, तो उसको मैनेज कर लेती हैं। दूसरा ग्रुप होता है NMDA ग्रुप, वो ऐसा करता है, उसमें एक मेमेंटीन ड्रग होती है, हमारे यहाँ बहुत नामों से है। ठीक, उसका ये होता है कि वो अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर लेती है। साइड इफ़ेक्ट्स शुरू में होता है कि डायरिया होता है उससे, और कुछ रैशेस हो सकते हैं, कुछ क्या कहते हैं इंसोम्निया हो सकता है, नींद की वो ख़राबी हो सकती है, और सर दर्द होता है। लेकिन आप इन यानी हमने ये देखा होता है कि किसी चीज़ का फ़ायदा कितना है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ तो रोड पे ट्रैफिक पे सारे चांसेस हैं, लेकिन मैंने मंजिल पे तो पहुँचना है। अब अगर उसकी प्रोग्रेशन बेसिकली बीमारी जो होती है अल्जाइमर, 3 स्टेप्स होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, ब्रेक लेना है सीवियर। मुझे डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे और उसके मैनेजमेंट में मजीद भी बात करेंगे। सिवियर हो जाए तो कितना हो सकता है इस पर भी बात करेंगे राइट आफ्टर दिस पे।
वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो अब ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये अगर सिवियर हो जाए, अभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे डेली कोर्स बोलना शुरू हो रहे हैं, नाम बोलना शुरू हो रहे हैं, इसको और ज़्यादा संगीन हो जाए तो क्या होता है इसका उसमें? असल में इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात भी की थी, अभी एक टेस्ट का नाम लिया था मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन। अगर मेरे पास एक लेके भी आए स्पेसिफिक, अगर इसको आप दिखा सके कैमरा, एक छोटा सा टेस्ट है ये। अच्छा, क्या करता है ये? ये एक टेस्ट है, छोटा सा स्कोरिंग है, बहुत 10 मिनट के अंदर हम टेस्ट कर लेते हैं ये, और ये टेस्ट हमें बताता है कि कोई भी शख्स अल्जाइमर और डिमेंशिया का किस हद तक शिकार है। किस हद से मुराद क्या है? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अगर माइल्ड लेवल का कोई शख्स शिकार है अल्जाइमर डिजीज़ का, तो उसको हमें कुछ बातें समझाना और उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को बेहतर करना इसी हद तक हमारे इख्तियार में होता है। उसकी बड़ी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे अगर एक ऐसा शख्स जो कि माइल्ड लेवल का है और उसकी याददाश्त में कुछ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई है, तो हम कोशिश करते हैं कि उस शख्स से कहते हैं कि जो भी उसकी इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो इस्तेमाल करता है, लाइक घड़ी है, मोबाइल फ़ोन है, कैप्स हैं, चाबियाँ हैं, हम उसको आगाही देते हैं और उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारी की सारी एक ही जगह पर रखे हैं, ताकि उसको वहाँ से उठाना और रखना आसान हो जाए। क्योंकि इस बीमारी में जो सबसे अहम चीज़ है, और डॉक्टर साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी डिस्टर्ब होती है, यानी जो मौजूदा याददाश्त है। मौजूदा याददाश्त से मुराद है, अगर आज उससे आप दिन पूछेंगे तो शायद वो ना बता पाए, उसको पूछे कि जनाब आज तारीख क्या है, तो शायद वो ना बता पाए। बहुत सारे लोगों के नाम भूल जाते हैं बार-बार। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो असल में क्या है कि वो इनिशियल और रीसेंट मेमोरी उसकी मुतासर हो रही है, और जो पास मेमोरी है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। तो जो माइल्ड लेवल के जो लोग होते हैं उनको समझाना, उनको बताना और उनको ट्रीट करना, उनको मैनेज करना बहुत आसान होता है। फिर जो मॉडरेट लेवल के लोग हैं उनके साथ डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था केयर गिवर्स का, तो फिर हम केयर गिवर को साथ अटैच करते हैं और उसको बताते हैं कि उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसके साथ बात करनी है, आर्गूमेंट्स नहीं करना है, उसको इरिटेबिलिटी में नहीं लेकर आना है, आपने अपने ऊपर भी काम करना है। और जैसे कि सीवियर लेवल की बात हो गई तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर फिर हमारा ट्रीटमेंट प्लान चेंज हो जाता है, फिर मेडिकेशन शामिल हो जाती है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के और ट्रीटमेंट प्लान है वो सब शुरू हो जाते हैं। तो उसको हमें समझने की ज़रूरत है बेसिकली। अच्छा डॉक्टर मरीम, जो अभी आया ने भी आपसे सवाल किया था ब्रेक पर जाने से पहले, और वही सवाल हम आगे लेके कंटिन्यू भी करेंगे कि उम्मन क्या हो रहा होता है कि चिड़चिड़ापन और लोगों में जो केयर गिवर्स की बार बार डॉक्टर शुएब बात कर रहे हैं वो बड़ी वैलिड है, क्योंकि हम उम्मन क्या जवाब दे रहे हैं, अरे अभी तो आपको बताया था, 10 दफ़ा तो आपको बताया कि आपने दवा खानी है। तो जो उनके साथ अब चाहे बेटे हों, बेटी हों, बहुएँ हों, लाइक बड़े, सभी के बिहेवियर्स थोड़े से अजीब हो जाते हैं कि यार आपको अभी तो समझाई थी ये बात, अभी तो बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो इसमें किस तरह के एटीट्यूड्स या किस तरह से उनको संभालने की ज़रूरत होती है, और क्या ये वर्सन करते हैं उनकी एंजाइटीज़ को, उनके जो है बिहेवियर्स को, कि जो बड़ों के साथ आप करते हैं, तो ये क्या होता है फिर इसमें, और किस चीज़ की ज़रूरत है? अल्जाइमर्स में सबसे ज़्यादा जो ट्रीटमेंट चलता है वो केयर गिवर्स का ही होता है, एंड हाउ टू हैंडल देम। तो बिल्कुल ये सही बात है, केयर गिवर्स में ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है। अब ज़ाहिर है उनको पे यही एजुकेट किया जाता है कि आप उनको बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह समझें, जो भी पैदा हुआ है वो पूरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। एक छोटे बच्चे को आप 10 बार बोलते हैं कर लो कर लो कर लो, तो उसको आप उसी तरह ट्रीट करें। तो पहले हमें यही एक्सेप्टेंस की तरफ इनको लाना पड़ता है कि एक्सेप्ट करें कि आपके जो अभी ये जो बड़े बुजुर्ग हैं ये एक इशू से गुजर रहे हैं। ठीक है, आप खुद देखें कि उनको भी कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि वो एक नॉर्मल जो अपनी ज़िंदगी में भाग दौड़ करते थे, अब वो बिल्कुल एक वेजिटेटिव स्टेट में जैसे आ गए हैं। वो अपना एक सिंपल सा एक कपड़े पहनने, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कपड़े उल्टे पहन लेंगे, कपड़े शर्ट पहन ली तो पैंट पहनना भूल जाएंगे, नहाने जाते तो कुछ और मतलब भूल जाते। तो वो ये भी देखना था कि वो किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, वो उल्टा फ्रस्ट्रेट ज़रूर हो रहे हैं। जब आप जो है अपनी वाइब्स और अपनी एनर्जी गुस्से वाली आप सामने वाले को दे रहे हैं, तो वो भी तो यही एनर्जी गैस कर रहा है कि ये तो मुझसे चिढ़ रहा है। ठीक है, देखिए हम एक इंसान है, वो इमोशन समझता है चाहे वो जिस भी स्टेट में हो। अगर उसको फील हो रहा है कि सामने वाला मुझसे इरिटेट हो रहा है, तो वो भी उसके अंदर वो इरिटेशन पैदा होती रहेगी, तो वो अपने आप को और बीमार समझने लगेगा कि वाकई मेरे साथ कोई मसला चल रहा है। तो यहाँ पे यही इट्स अ वर्क इन, साथ साथ चलने वाली बात होती है, एजुकेशन की बात होती है और एक्सेप्टेंस की बात होती है। तो यहाँ पे यही केयर गिवर्स का मेन रोल प्ले होता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि डिमेंशिया जो है वो भी भूलने की ही बीमारी है बेसिकली, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? हाँ, और दूसरा ये है कि इसमें डिमेंशिया ही है अल्जाइमर भी, लेकिन डिमेंशिया जो
ये नॉर्मल भी होता है। फ़र्ज़ करें एक इंसान है, उसने नाइट ड्यूटी की हुई है, अब सुबह आके चिचड़ा भी होगा, चीज़ें भी भूलेगा। एक खातून है, अब उसका बहुत सारा बच्चों को भी देखना है, स्कूल भी जाना है, और उसके बाद क्या कहते हैं ख़ासतौर वो जो वर्किंग लेडीज़ हैं, घर भी देखना है, और मेड ना आए तो फिर तो और ज़्यादा। फिर उसके बाद ये है कि अच्छा ब्रेन ऑक्यूपाइड ब्रेन जो है जो वो एक सबब होता है, वो डिमेंशन नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। अब वो बेचारी वो रखा हुआ चाहे वो देश का सड़ गया, वो क्या कहते हैं इधर गाड़ी बाज़ औक़ात पार करके आ जाता है, अच्छा बाज़ रकतें भूल जाते हैं, बाज़ औक़ात बाइक मस्जिद में छोड़ के आ जाते हैं, ये नॉर्मल भी होता है। अब नॉर्मल फ़र्क ये होता है कि जो रीसेंट मेमोरी है ना, वो उम्र नहीं जाती इसमें। उसको पता होगा कि आज जो है फ़लाँ दिन है, फ़लाँ टीवी पे प्रोग्राम चल रहा है, और लेकिन जो अल्ज़ाइमर वाला है वो आपको ये डिफरेंट बता सकता है। अच्छा, अल्ज़ाइमर वाला पुराने किस्से सारे से ही बताएगा, अपने मैं ऐसा करता था, ऐसा करता था बेचारा अपने को सारी, लेकिन उसको जो रिसेंटली ये नहीं पता होगा कि मैं इस वक्त कहाँ बैठा हूँ, कहाँ जाना है। इनका मसला ये होता है कि गए और अब उसी को घर समझ रहे हैं, मतलब बाज़ार गए हैं और उसी को घर समझ रहे हैं। अब लोगों को नहीं पता है, इसी तरह रोड के दरम्यान में खड़े हो गए, उनको नहीं पता है। इस तरह बहुत सारे मसाइल वो होते हैं जो अगर ये है कि नॉर्मल एबनॉर्मल में ये फ़र्क होता है कि ब्रेन ऑक्यूपाइड जब है तो उस वक्त आपको कुछ गलती हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है, दैट्स नॉर्मल। अच्छा ये बताएं, ये जेनेटिकली भी हो सकता है ट्रांसफ़र, या ये बस हो ही जाता है किसी के साथ हो गया तो? इसमें डाउन सिंड्रोम एक होती है, उसका अच्छा एलील होता है, वो होता है। डाउन सिंड्रोम वालों को बहुत ज़्यादा चांस होता है बेचारी, जो क्रोमोसोम 21 पे होता है। इसी तरह जेनेटिक्स में एक कुछ और असबाब भी हैं इसमें जो होते हैं। अच्छा, इसके असबाब में ना सिर्फ यही नहीं कि जेनेटिक्स है, इसमें सबसे टॉप पे जो है ना कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जिनको होती हैं, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हाइपरटेंशन है, या जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं। और आजकल का सबसे बड़ा अलमिया स्क्रीन टाइम, ये जो सारी रात हम बच्चे जागते रहते हैं और दिन को वो सो रहे होते हैं ना, ये बहुत बड़ा सबब है कि इसका ना अच्छा न्यूरोनल लॉस का, क्योंकि ब्रेन एट्रोफी तो बहुत टाइम लगता है जाकर। बच्चों का आप क्या कह रहे हैं, बड़े बूढ़े सारी रात मोबाइल चलाते हैं आप, अब वो उसके बाद जो है ना वो सो रहे होते हैं, नहीं जो है जो अच्छा मज़ेदार बात यह है कि सोशल मीडिया ने जो जिसकी पर्सनैलिटी नहीं है उसके मुताबिक कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो बार बार वही देख रहा होता है, उस पर खुश हो रहा होता है सोशल मीडिया को, उसको बार बार देखे जा रहा है वो भी। और तो ये जो है बहुत, अब इसमें यह है कि मेमोरी आपने सही रखनी है। तो अच्छा, मैंने एक किताब पढ़ी थी कि हमारे बुज़ुर्गों का हाफ़ज़ा कैसे अच्छा था। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें ना, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, जैसे इमाम बुखारी है, बहुत सारे जी। अब वो एक दफ़ा सुनते थे सारा याद हो जाता था। तो उस किताब का जो मैंने निचोड़ पढ़ा है ना, वो ये है कि आप एक तो ये है कि पारसार हैं, गुनाहों से बचें, मतलब एज ए स्पिरिचुअल। दूसरा ये है कि आप नींद का बिल्कुल टाइम का पूरा करें। तीसरा ये बावजूद रहें, कुरान की तिलावत करें, इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपके इन चीज़ों से ना जो CNS के बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स का सारा गेम होता है, ऊपर नीचे। ये जो तमाम बीमारियां CNS की न्यूरोट्रांसमीटर्स के बैलेंस के ख़राब होने की वजह से होती है। एसिटाइलिन ऊपर चला गया, एक बीमारी हो, डोपामिन ऊपर चलेगा, दूसरी बीमारी हो गई, ये कम हो गया, ये बीमारी हो गई। इसका बैलेंस क्या होता है कि बैलेंस लाइफ से ही होता है। अब आपकी ज़िंदगी में अगर तवाज़ुन है हर तरह का, उसमें ग़िज़ा का भी है, और उसके आपका दूसरों के साथ जैसे कैसी आपका बिहेवियर। आप एक बंदा जहन में खन्नाक बना के बैठा कि मैंने इससे इंतकाम लेना है, इसने मेरे ये कर दिया वो कर दिया, तो उसके तो ट्रांसमीटर्स कैसे नॉर्मल होंगे। सही बात। इसी तरह एक बंदा जो है बड़ी पॉजिटिव सोच के साथ हर वक्त यही सोचता है यार मैं इंसानियत का भला कैसे कर सकता हूँ, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स में फ़र्क होगा, तो वो उसकी मेमोरी अच्छी होगी। अपनी सोचों को मस्बत बनाएँ और प्रैक्टिकली भी जो है इंसानियत के लिए अच्छे काम करें। तो ये अगर ऐसा होगा तो इंशाअल्लाह लज़ीज़ जो है आपका ब्रेन भी वर्क अच्छा करेगा। तो कहते हैं गुड हेल्दी बॉडी एज ए हेल्दी माइंड। ये वो ऐसे भुलक्कड़ होने की बीमारी ना अभी नौजवानों में भी है, उनका क्या मसला है, क्यों है? अगेन यही स्क्रीन टाइम, क्योंकि हम यही बात क्योंकि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अगेन जो डॉक्टर साहब ने कहा कि हम कोई भी एक नई चीज़ सीखते हैं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स एक पाथवे बनाते हैं। अब हम स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, आप कोई अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली एक स्टिमुलस में रह रहे हैं, तो इसीलिए जब आपके पास वो एक आ ही नहीं रहे, आप एक कॉन्स्टेंट स्टिमुलस में रह रहे हैं, जब आप स्क्रीन टाइम बंद करते हैं
तो आपको भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में नहीं दे रहे होते। अब जैसे यही बात करें कि हम रात भर फ़ोन देखते हैं, हम फ़ोन जब हमें नींद आती है तभी हम अपना फ़ोन बंद करते हैं, क्योंकि हमने हमारी बॉडी को रेस्टिंग स्टेट में नहीं दिया। तो जब आपका माइंड, जब आप सो भी रहे हैं, वो एक कांस्टेंट चल रहा है, तो जब आप शऊर में आएंगे, जब आप उठेंगे तो आपका माइंड वैसे ही टायर्ड होगा। तो फिर जब आपका माइंड टायर्ड होगा तो आपकी वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तो जिसकी वजह से ये जो आजकल बच्चे कांस्टेंट स्क्रीन टाइम, गेमिंग, ये सारे, और इत्तेफाक की बात है कि आज जितने भी हमारे पास क्लाइंट्स, यंग जनरेशन के क्लाइंट्स आ रहे हैं, फोकस नहीं है, पढ़ाई नहीं कर पाते। हाँ, ये एक ट्रेंड, एक पूरा, मेरे पास जितने एडोलेसेंट क्लाइंट्स हैं, दे हैव द सेम इश्यूज़ जो हैं वो, कि भाई हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए ये कि हम सबसे पहले होता है कि अपने स्क्रीन टाइम को आप कंट्रोल रखें, फोकस गेम्स खेलें, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी गेम्स खेलें, वर्ड सर्चेस करें। अच्छा, तो ये बोलते हैं हमारे पास फ़ोन में तो है, तो हमने कहा नहीं, फ़ोन नहीं, फिजिकल में आपके पास होना चाहिए। वर्ड सर्चेस, लूडो भी जो है ना फिजिकल हो गया है, लूडो में बिल्कुल। मैं कहती हूँ बड़ा स्टैमिना तो चाहिए। यही स्क्रीन टाइम का हमें कंट्रोल करना पड़ता है। इतना बोरिंग, और उसमें बैठ के बस क्लिक करना है, उसमें बाकी सारा तो ऑटोमेटिक, उसमें मजा आ रहा है, इतने घंटों बैठे हैं। डॉक्टर शुएब, ये डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये क्या है? सवाल आया। असल में मैं यहाँ पे यूँ बताऊँगा, कुछ चीज़ें तो ऐड करना चाह रहा था कि जी आप कीजिए, और इसके बारे में बताइए। के हिसाब से जो चल रहा है, हम फिज़िकल बीमारियों के बारे में आम तौर पे 40 साल के बाद कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार अपने कुछ फिज़िकल टेस्ट करा लें। उसमें हम डायबिटिक के भी टेस्ट करा लेते हैं, हाइपरटेंशन के भी टेस्ट करा लेते हैं, ठीक है। और जब वो टेस्ट करा लेते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, तो हम उसका वक्त पे अगर क्योर कर लें, तो हम अपने आप को अल्जाइमर डिजीज़ से किसी हद तक मज़ीद बचा सकते हैं। एक तो ये चीज़ हमें ज़हन में रखनी चाहिए। इस वक्त हमारी पॉपुलेशन जो है यूथ की, वो 65% पे कंप्राइज़ करती है थ्रू आउट द पाकिस्तान। हमें ये देखना चाहिए कि जितनी भी हमारी यूथ है, उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के साथ अवेयरनेस देते रहने चाहिए। छोटे छोटे प्रोग्राम्स होने चाहिए, छोटे छोटे सेमिनार्स होने चाहिए, जिसमें हम उनको आगाही दे सकें। अब इसी तरह जैसे मैंने कहा फिज़िकल बीमारियों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसी तरह जो हमारी अल्जाइमर डिजीज़ का है, तो आमतौर पे कहा जाता है कि 50 साल के बाद इस बीमारी के कोई साइन और सिम्टम्स अगर किसी शख्स में आने हैं तो वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जिसका अभी डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया और मैंने भी अभी आपसे कहा था, मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, इसी तरह हमारे एक और टेस्ट है दैट इज़ कॉल्ड मौका, इसी तरह हमारे एक और टेस्ट है BMGT। ये 3 किस्म के टेस्ट हैं। अगर हम 50 साल की उम्र के वो लोग जो हमारे इर्द गिर्द में मौजूद हैं, अगर हम उस पर करा लें, एडमिनिस्टर कर लें, और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ये 10 मिनट में टेस्ट हो जाता है। अच्छा। हार्डली पेपर पेंसिल टेस्ट है ये, और वो सवाल पूछते हैं और उसके अंदर वो जवाब देता रहता है, और उससे आपके आंसर आते रहते हैं। एक पर्टिकुलर स्कोर है, अगर वो 30 के अंदर फॉल करेगा, 30 से नीचे फॉल करेगा, 11 में फॉल करेगा, तो उसको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के अंदर हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं, और फिर उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान में आसानी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह की जो इन्होंने सवाल किया अभी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की, इस पर हम मज़ीद बात कर लेते हैं। मतलब ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सब मज़ीद बात करेंगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात करते कि जिनकी मेमोरी में गैप्स हों, वो भी जो है वो डिसएसोसिएटिव पर्सनालिटी, क्या होता है? डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। असल में आज के टॉपिक के हिसाब से तो हाँ, स्प्लिट बेसिकली क्या होता है कि जब बच्चा एक ग्रोथ कर रहा होता है अपनी अर्ली चाइल्डहुड से, तो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वेयर ही एंड वेयर ही इज स्टैंड। लाइक मिसाल के तौर पे एक लड़का है, तो ये अंदाज़ा होना शुरू होता है कि वो मैं लड़का हूँ, और एक लड़की को अंदाज़ा होना होता है कि मैं लड़की हूँ। कैसे अंदाज़ा होता है उसको कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़का हूँ? हाँ। तो उसके पेरेंट्स उसको एजुकेट करते रहते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कि ये कलर पहन लो, यूँ कर लो, ये कर लो, ये तुम पे अच्छा लगेगा, तुम लड़की हो तुम तो पिंक कलर पसंद करोगी, लड़का है तो तुम तो डार्क कलर भी पहन सकते हो, XYZ। सही। ये करते करते वो डेवलपमेंट के स्टेजेस तय करते करते आगे बढ़ता है, लेकिन असल में उसको खुद अंदाज़ा नहीं होता कि वेयर ही एंड शी इज़ स्टैंड। सही। about his planning, about his career, about his anger, about his irritability, about his socialization, about his physical health, उसको पता ही नहीं है। तो वो किसी एक जगह पे फोकस होकर काम नहीं करता। कभी उसके मूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी, कभी उसके मूड में बहुत लो हो जाएगा। हम ज़िंदगी गुजारते हैं, इसलिए गुजारते हैं कि हमारी रोज़मर्रा की जो फंक्शनैलिटी है वो इंटैक्ट रहे, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन लाइफ,
हमारी प्रोफेशनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, सब के सब इंटैक्ट नहीं। जब ये फैमिली लाइफ के अंदर, सोशलाइजेशन के अंदर और एजुकेशन के अंदर जब कहीं थोड़ा सा झुकाव आता है, कुछ अप एंड डाउन आता है, तो उसका मतलब है कि उस शख्स की पर्सनैलिटी इंटैक्ट नहीं है। तो इसको हम कहते हैं एक तरह से स्प्लिट पर्सनैलिटी, और उसको कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के उसके अंदर बिहेवियर पाए जाते हैं। तो इन बिहेवियर्स को इसमें क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाते हैं या थोड़ा बहुत वेरिएशन, एक तरफ बिल्कुल ही अलग, जैसे कार्टून्स में नहीं दिखाते एकदम से वो उसके जिन निकल आता है और एकदम जो अच्छा बच्चा बन जाता है, तो क्या बिल्कुल इतना फ़र्क होता है या थोड़ा बहुत फ़र्क होता है? नहीं, काफ़ी फ़र्क होता है। इस तरह का कोई केस था 7 फेसेस ऑफ जेन, जिसके अंदर एक लड़की थी, उसके अंदर 7 पर्सनालिटीज़ थी डिफरेंट। तो ये काफ़ी हिस्टोरिकल केस हम लोग जब पढ़ते हुए आए थे, तो ये काफ़ी डिफरेंस ऐसा हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना कि उसको तो जिन आ गया अचानक से, तो जिन चढ़ जाता है, जिन चढ़ जाता है, ठीक है। एंड कभी कभी इसमें ये भी होता है कि एक इंसान को अपनी रियलिटी समझ नहीं आ रही होती है, बहुत फॉगी हो जाता है। तो ये बोलते हैं ना, स्ट्रीम्स पे डिपेंड करता है, किसी की बिल्कुल माइल्ड हो सकता है, किसी की बहुत एक्सट्रीम पे भी जा सकती है। तो वेरिएशंस भी हो सकती हैं, जैसे अचानक से कोई बहुत खुश होता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल अपसेट होना शुरू हो जाए, तो वो डिफरेंसेस इस तरह आते हैं। तो बड़ा नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये एक कोई जब आपकी डेली फंक्शनिंग जहाँ इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, तब ये डायग्नोस करते हैं हम। जब आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ रहे हो, आप एक इंसान को पहचान नहीं रहे हो, आपकी एक पर्सनालिटी, आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी बच्चे उनको पहचान आप कर रहे हो, अचानक से आपकी वो पर्सनालिटी में शिफ्ट आता है, आप उनको पहचानने से इनकार कर दें, आप नॉर्मल डेली फंक्शनिंग को करना छोड़ देते हैं। तो जब प्रॉब्लम्स जब इस तरह आने लगती है, तब ये डायग्नोसिस होता है इनका। अच्छा, इसमें एक पहलू ये भी होता है कि पेरेंट्स कुछ और पर्सनैलिटी के हैं, बच्चे को कुछ और बनाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें पेरेंट्स रिलीजियस थॉट्स के हैं, बच्चा जाके जो है कि यूनिवर्सिटी में उसका स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। अब इसकी, या पेरेंट्स 2 जो है मुख्तलिफ़ स्कूल ऑफ थॉट से हैं। अब ये बच्चे जो है ये कभी अब्बा की सुनेंगे, कभी अम्मा की सुनेंगे, अब स्कूल में जाके किसी और की सुनेंगे। जब उनको कलेक्टिवली जो उसको, हमारे यहाँ माशरे में ये है कि उम्मत में जोड़ तो है नहीं, तोड़ की बातें तो बहुत हैं। और वो इस तरह के ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जब सोशल मीडिया पे ये देखते हैं, यार ये तो इस तरह से, मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, यूं करूं, ये भी एक उसका स्टेज होता है ना। बाकी तो साइकोलॉजी वाले ज़्यादा बताएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसका भी इसको किस तरह से कैटर करते हैं? ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये एक बन सकती है, ये इसको भी बस मैनेज ही करना होता है, क्या होता है डॉक्टर साहब? कि बुनियादी तौर पे तो जैसे मैडम ने भी जिक्र किया कि वो जो शख्स है उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, कि बेसिकली उसकी जो कॉग्निशंस है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट क्या अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, व्हाट ही एंड शी वांट्स। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम बराह रास्त अपने फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन का इजहार करते हैं ज़िंदगी में, दुनिया के अंदर। कुछ लोग होते हैं अपनी दुनिया के अंदर अपने इजहार नहीं करते, एक्सप्रेस आउट नहीं करते, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, और वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है। व्हेन दे आर इन द कॉन्फ्लिक्ट दे डोंट एक्सप्रेस देमसेल्फ अप्रोप्रिएटली, जिसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ किस्म की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट करते हैं और लोग उनकी तरफ अटेंटिव हो जाते हैं, और जब उनकी तरफ अटेंटिव होते हैं तो उनकी डिज़ायर्स पूरी हो जाती हैं। बट दिस इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट मेथडोलॉजी टू गेन हिज और हर डिज़ायर। पहले तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है। तो उस शख्स को जब थेरेपी में लाया जाता है, उसको काउंसलिंग की जाती है, तो फिर उसको प्रॉपर तरीके, प्रॉपर मेथडोलॉजी समझाई जाती है कि इन तरीक़ों को अडॉप्ट करोगे तो ज़िंदगी को बेहतर तरीके से तुम आगे ले जा सकोगे। इसमें भी कोई एज का तयन है क्या? एज का नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, अराउंड 7 इयर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। तो जब वो बच्चे को 7 साल तक कन्फ्यूजन मिलती रहती है, तो अर्ली स्टेज पे इतना नहीं पड़ता, लेकिन जब टीनेज की तरफ और एडोलेसेंस की तरफ जाते हैं, तब ज़्यादा जो है वो दिखाई देता है। क्योंकि ज़ाहिर है टीनेज तक तो आप बच्चे को कंट्रोल कर सकते हो, बच्चे को एक्सप्रेस करने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन जब ज़ाहिर है एक एडोलेसेंस की तरफ जाता है, तब वो ज़्यादा चीज़ें खुल के निकल के आती हैं। एंड ये मैनेजेबल होता है, ये क्योरेबल नहीं होता, लेकिन हम ऐसी थेरेपीज़ अडॉप्ट करते हैं तो हम उनको मैनेज कर सकते हैं क्योंकि एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। आप उसको पर्सनालिटी किसी को चेंज या मोल्ड नहीं कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो उनको। इस चीज़ों में ना बहुत सारा रोल हमारे जो है वो टाइम देने का भी है। इसमें पेरेंट्स का या फैमिली सिस्टम का मुझे नज़र आ रहा है कि उसका अच्छा होना या उसका एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड होना वो ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, जिसकी हमें वक्त की वजह से बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इशूज़ सारे एड्रेसेबल हैं और इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है मामला, लेकिन हम क्योंकि वक्त नहीं दे पाते, सब्र नहीं है, टेम्परामेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं, बढ़ रही हैं। अच्छा, इसमें यह है कि ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन चूँकि हमने अल्जाइमर्स डे के साथ से बात कर रहे हैं,
तो अब अल्जाइमर्स में भी ये है कि उसके तीनों स्टेजेस हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। सीवियर में बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है खिदमत की ना, तो इसीलिए तो पेरेंट्स की जो खिदमत की जो फ़ज़ाइल हैं, तो उसका जो ऐसा है कि दुनिया में नज़र नहीं आता, वरना जो मिलता है वो अगर नज़र आ जाए तो फिर कोई भी ऐसा ना इससे वो ना रहे, महरूम ना रहे। तो अगर पेरेंट्स नहीं भी हैं, कोई रिलेटिव है या कोई पड़ोसी है, जान पहचान वाले हैं, उसको भी ऐसे ही अगर आप ऐसे पेरेंट्स डील करेंगे तो आप अल्लाह आपको बहुत देगा। और ऐसा है कि जैसे चलते फिरते भी कोई नज़र आ सकता है आपको अल्जाइमर्स का, तो उनकी रिस्पेक्ट करना, उनका ख्याल रखना। इसी तरह जो है बेसिकली इसके ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो बचाना किस चीज़ से है, इनको बेड सोर से बचाना है। एक जगह लेटे लेटे अगर बेड सोर हो जाएंगे तो दैट इज़ द कॉज ऑफ डेथ। दूसरा, इनको नमूनिया से बचाना होता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट की वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि इनको जो है ना गिरने से बचाना है, स्टिक्स वगैरह हों इनकी, और रोशनी हो सही, प्रॉपर हो। केयरिंग जो है, नर्सिंग केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर ने तो कुछ सिंपल वो डायग्नोस तो सालों पहले होता है, असल इसकी सारी होती है नर्सिंग केयर होती है। ठीक, एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार बात करूँ कराची से। जी इफ्तिखार साहब। अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, तकरीबन कोई 5-6 महीने से मैं नोट कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि मैं जैसे मोबाइल में कुछ देखने के लिए मैंने मोबाइल खोला, अब मैं भूल गया कि मैंने मोबाइल क्यों खोला था। फिर वो थोड़ी देर में मुझे याद आ जाता है, जैसे 30 सेकंड 40 सेकंड में याद आ जाता है। ऐसी कोई भी काम, जैसे खाना खा रहे हैं तो एकदम से मैं भूल जाऊँगा कि मैंने निवाला लिया है, एकदम में थोड़ी देर में याद आएगा कि हाँ मैंने निवाला ले लिया है, अब दोबारा करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे थोड़ी देर के लिए भूल जाता है, फिर मुझे याद आती है। बहुत सारे लोग बात करते करते भूल जाते हैं क्या बात कर रहे थे। जी ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उम्र कितनी है भाई आपकी? उम्र क्या है आपकी इफ्तिखार साहब? अल्जाइमर का एक अल्जाइमर तो नहीं है मुझे। उम्र क्या है आपकी? उम्र 39 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, असल में ये जो है आपका जो इस तरह की चीज़ें भूल जाना ना, ये एक नॉर्मल भी हो सकता है और अब नॉर्मल भी हो सकता है। इसके लिए आप ये है कि किसी करीबी साइकियाट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से एक विज़िट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये नॉर्मल भी हो सकता है, अब नॉर्मल भी हो सकता है। हम पूरा इवेलुएट करते हैं, जैसे सर ने बताया है कि मिनी मेंटल एग्जामिनेशन करते हैं, उसमें अगर चीज़ें आएँ तो फिर थोड़े से कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं। बालों को सिंपल, बहुत लोगों का ऐसा होता है कि सिंपल अनीमिया होता है, खून की कमी है, सिंपल थायराइड की डिसऑर्डर होता है वो, और B12 की डेफिशिएंसी होती है, इतना इजीली ट्रीटेबल होता है। तो आप कुछ बुनियादी टेस्ट भी हम कराते हैं, लेकिन एग्ज़ाम करने के बाद किसी अच्छे डॉक्टर से, करीबी डॉक्टर से मशवरा कर लें कि कोई मुश्किल नहीं है, फिर बताया होगा। उमूमन भूलने की बीमारी के केसेस लेके तो कोई डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है। आप लोगों के पास आते हैं इस तरह के केसेस? यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इस सर को कि जिन्होंने सवाल किया है। असल में जब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आती हैं हमारी ज़िंदगी में तो हम अपने आसपास के स्ट्रेसर्स को भूल जाते हैं और स्ट्रेस को भूल जाते हैं कि मेरे इर्द गिर्द में स्ट्रेसर्स क्या क्या हैं। कोई फिज़िकल स्ट्रेस मौजूद है, कोई फैमिली स्ट्रेस मौजूद है, मेरा कोई पर्सनल स्ट्रेस मौजूद है, या कोई मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ का कोई स्ट्रेसर्स मौजूद है। तो मेरी अपनी छोटी सी राय है इनके लिए कि एक तो जैसे हमने कहा था कि मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है, वो तो वैसे ना करने की ज़रूरत नहीं है अभी आपको, लेकिन अगर एक छोटा सा क्विकली अगर आप अपने तरफ भी टेस्ट कर लें कि 5-6 चीज़ें आप अपने टेबल पे रखें और उसको वहाँ से फिर गायब कर दें और 5 मिनट के बाद रिकॉल करें, तो अगर आप सबके सब रिकॉल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर इंटैक्ट। सही। इसी तरह आप अपने सारे बच्चों के, अपने रिलेटिव के नाम को जल्दी जल्दी याद करें, अगर वो भी याद है आपको, इसका मतलब है कि आपकी मेमोरी इंटैक्ट है। तो इसका मतलब मेमोरी वाला पोर्शन आपका सही है, लेकिन अगर छोटा ये मसला आ रहा है तो इसका मकसद कहीं ना कहीं आप स्ट्रेसेस के अंदर उलझे हुए हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्हेन एवर यू फेस द स्ट्रेसेस यू हैव टू बी रिजॉल्व सून एज पॉसिबल। सही। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी 10। बात हो रही है अल्जाइमर के हवाले से। अच्छा, अभी हमने स्क्रीन टाइम की बात की, अभी हमने ये बात की कि हमारे जो है स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते कि हमारे जो साइड के फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। स्लीप जो है
अच्छी नींद का ना होना, अच्छी खुराक का ना होना, ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म भी देती है और लीड भी करती है आगे जाके। तो क्या ये अल्जाइमर, डिमेंशिया इनकी तरफ भी लेके जा सकती है? क्योंकि आजकल के बच्चों में हम देख रहे हैं कि 3 घंटे सो गए, 2 घंटे सो गए, रश करते हुए जो है वो कॉलेज पहुँचे, यूनिवर्सिटी पहुँचे, फिर सारा दिन काम भी किया, फिर कहीं रास्ते में सो गए, तो मतलब लाइक पैचेस में या कुछ कुछ घंटों में स्लीप ले रहे होते हैं। तो उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ज़ाहिर है एक बॉडी को एक नॉर्मल एक रूटीन में चलना होता है। तो स्लीप इज़ क्या होता है, स्लीप इज़ लाइक अ रेस्टिंग स्टेट, ताकि हम दूसरे दिन के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकें। लेकिन अगर हम हमें प्रॉपर वो नहीं दे रहे हैं, स्लीप नहीं दे रहे, अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो वैसे ही बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। अब आप यही देखें, एक मशीन है वो कांस्टेंट चल रही है, एक बार क्या होगा, ब्रेक डाउन होएगा, वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी जब तक हमें स्लीप नहीं मिलेगी, वो रेस्टिंग स्टेट नहीं मिलेगी, तो इट कैन लीड टू फ्यूचर अल्जाइमर। जैसे डॉक्टर साहब की बात है ना, न्यूरॉन्स होते हैं हमारे, न्यूरॉन्स बनते हैं, हमारे पाथवेज बनते हैं। तो जब हमारा ब्रेन इतना वर्कअप होगा, इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस में होगा, या इतना ज़्यादा उसमें होगा, क्या कहते हैं, कांस्टेंट एक बोझ में होगा, तो वो कैसे वो न्यूरॉन पाथवेज बना सकेगा। अब तो छोटे बच्चों को भी स्क्रीन दे देते हैं और वो देखते देखते सोते हैं उसको। बिल्कुल। तो वो कितना जो है उनके ऊपर इम्पैक्ट डालता होगा, कितना जो है वो नुकसानदेह होता है कि आप अच्छी स्लीप ले ही नहीं पा रहे। डॉक्टर साहब, बेसिकली बच्चों को ना फिज़िकल एक्टिविटीज़ का आदी बनाना चाहिए। माओं का भी कुछ बेचारियों का होता है कि वो बच्चा उस प्रोग्राम में देख रहा है। मेरी अपनी सिस्टर हैं तो वो उसको लगा देती हैं, मोमो वाला वो ना, वो बैठ के देख रहा है, फिर वही देखे जा रहा है। तो अब इसमें ये है कि ठीक है, हर एक, वैसे तो बहुत सारे कंट्रीज़ में ना बैन है, ये बच्चों को नहीं दे सकते आप, और एक लिमिट एज है, उसके बाद आपका वो हो सकता है। मैं तो इसके शदीद मुखालिफ हूँ भाई। बच्चे को उसकी ज़िंदगी में अपना एंजॉय करना चाहिए। वो स्क्रीन में देख रहा है, इवन मैं बताऊँ आप, हमारे घर में बिल्ली है, उसको हम दिखाते हैं ना, वो अगर उसके वही बिल्ली दिखाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो उस तरीके से वो देखती है। अब स्क्रीन किसी को भी दिखा दो वहाँ, तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। तो बच्चे को एक लिमिटेड टाइम है उसका करें, और फिज़िकल एक्टिविटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हम बात कर, अभी बचपन से ही जो उसकी हैबिट्स बनेंगी ना, दैट विल कैरी। अच्छा, ये भी कहते हैं ना कि बादाम खाओ, उससे याददाश्त अच्छी होती है, भूलने की बीमारी नहीं होती। तो क्या वाकई इस तरह का जो फूड है, नट्स वगैरह, ये कौन सी ऐसी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करती हैं अच्छी याददाश्त रखने के लिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और हमें ये करना भी चाहिए, उसको समझना भी चाहिए। बात फिर वही आ रही है केयर गिवर की, कि कौन खिलाएगा, कौन देगा। तो जो आपने नट्स की बात की, अगर अच्छी खुराक, अच्छी फूड अवेलेबल हो, तो अल्जाइमर की बीमारी के होने के चांसेस को कम कर देगी। अगर हेल्दी फैमिली लाइफ स्टाइल हो, बहुत प्लेजेंट लाइफ स्टाइल हो ज़िंदगी के अंदर, तो वो भी आपके अल्जाइमर की डिजीज़ को कम कर देगी। अगर किसी शख्स को फिज़िकल प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटिक एंड अदर कॉजेज़ हैं, अगर उसको सही वक्त पे हम ट्रीटमेंट कर दें, तो वहाँ पे भी उसके अल्जाइमर के चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीज़ें आपके एंजाइटी, डिप्रेशन एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर भी कमी लाने का सबब बनेगी। जब ये सारी चीज़ें कम होंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी अल्जाइमर के फैलाव में कमी आ जाएगी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ अभी आपने बड़ी अहम की थी बीच में बात में, टेम्परामेंट्स की बात की थी। जो अल्जाइमर के साथ रहने वाले लोग होते हैं ना, उसके अंदर टेम्परामेंट की कुछ कमी आ जाती है, उसके अंदर भी। और अक्सर आपने देखा होगा और सुना होगा, इनकी पुरानी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, ये तो वहाँ से आती है, एक एक चीज़ बता दी इन्होंने, आप इससे अभी पूछें, ये सब याद ही नहीं रहता। तो बेसिकली वही बात है कि हम उनको एजुकेट करने की, उनको समझाने की, उनको बताने की ज़रूरत है कि हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पुरानी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, लेकिन जो नई चीज़ें आएंगी वो ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। इसके साथ डॉक्टर साहब ने बात में अभी जिक्र किया था माओं का, तो शायद डॉक्टर साहब इत्तेफाक करेंगे कि फ़ीमेल्स के अंदर ये बीमारी ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू मेल। अच्छा। और फीमेल क्योंकि हमारे घर के अंदर लुक आफ्टर करने के अंदर, घर में देखभाल करने के अंदर, बच्चों की परवरिश में एक अहम किरदार अदा करती है, और उसको एक लंबे अरसे तक हमारी लाइफ स्पैन है उसका। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि औरतों के अंदर भी अवेयरनेस का प्रोग्राम, मर्दों के अंदर अलग अवेयरनेस प्रोग्राम, और बच्चों के अंदर भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि हम आने वाले वक्तों में इसके फैलाव को रोक सकें। अच्छा, आप थोड़ा सा मैं इस पर इख्तिलाफ इसलिए करूँगा कि बादाम खाने से अल्जाइमर बिल्कुल नहीं रुकेगी।
और अल्जाइमर बेसिकली अबव 60 जो है ना 1% होती है, और अबव 80 जो है 30% हो जाती है। अल्जाइमर उन्हीं को होती है जो ये सारे सर्वाइव करते हैं, जिनको हार्ट अटैक नहीं होता, जिनको स्ट्रोक नहीं होता, जिनको जाके वो गुर्दे फेल नहीं होते। ये जो बाकी मामलात तो बेचारे वो पहले ही अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अल्जाइमर हेल्दी पीपल को ही होती है। अच्छा। लेकिन चूँकि ये तो एक कुदरती बात है कि प्रोटीन्स ब्रेन में जमा हो गए हैं। अब उसमें देखें, बादाम खाने से ना उसका भी उसूल ये है कि कुछ बादाम भिगो दें, अब रात को सुबह खाएं। उसका ये होता है कि बादाम में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक उसमें साइनाइड पहलू होता है, तो वो उससे भिगोने से वो सेट हो जाता है। और दूसरे कोलेस्ट्रॉल हाई करते हैं, तो अगर भिगो के रखेंगे तो सुबह वो इस्तेमाल करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। नट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वालनट्स हैं, जो अखरोट ही कहते हैं ना, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन योर न्यूरॉन्स के लिए बहुत अच्छा है। सही। नट्स सारे अच्छे हैं। अगर कोई गरीब है और वो नट्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो मूंगफली के 5-6 दाने आपके लिए बहुत हेल्दी चीज़ हैं। अच्छा, इसी तरह जो आजकल के मौसम में जो काले अंगूर हैं, वो बहुत 4-5 दाने अगर रोज़ाना खा लेंगे आप, स्ट्रोक से बचाते हैं। स्ट्रोक नहीं होगा तो आपको वो भी नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियों से आप बचाएंगे। जो अच्छा, एक इस पहलू में ये है कि जो खट्टे सेब होते हैं वो नहीं खाना, वो यादाश्त के लिए अच्छे नहीं होते हैं। ये उसमें पूरा सेब ठीक है, लेकिन खट्टे सेब जो कच्चे होते हैं दैट्स ठीक है। ख़वातीन वाली बात जो है वो कैसे तक उनमें रेशो ज़्यादा है? फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि देखें दे आर वो ज़्यादा वर्कड अप होती हैं, ज़्यादा उनको चीज़ों को देखना पड़ता है, दे आर मल्टीटास्किंग अ लॉट, तो उनका ब्रेन इधर उधर चल ही रहा होता है। तो जब वो ज़ाहिर ओल्ड बेचारियों के दिमाग चल रहे होते हैं, बिल्कुल, इसीलिए कहा जाए वो ये क्या कर रहा है, बिल्कुल चीज़ वहाँ रखी है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि ओल्ड एज वुमेन को भी ना, अगर हम बोलते हैं ना कि ओ अम्मी आप ज़्यादा काम नहीं करो, बैठ जाओ, तो अगर आपने एक बार उनको बिठा दिया तो फिर वो बैठ ही जाएंगी। तो बेहतर होता है कि भले अगर ओल्ड एज में भी पहुंच गए तो आप उनको भले चलें ये कट करके दे दें, ये कुछ कर दें, तो उनका माइंड कांस्टेंट चलता रहेगा। क्योंकि अगर वो एक बार बैठ गई तो वो सारी पुरानी बातें याद आना शुरू हो जाएंगी। चलें, आपने क्या लिखा है अल्जाइमर से? जल्दी मैं रात को अल्जाइमर देख रहा था तो छोटी सी एक लिखी है, सुनाए जल्दी से। उसे कहना यादें रेत की तरह लर्ज़े हाथों से फिसलती हैं, हर ज़र्रा कभी हमारी एक कहानी थी, अब अजनबी ज़मीनें हैं, कभी खामोश राहों पे जहाँ दिमाग मिलते थे, वो न्यूरॉन्स की रोशनी, दिल की धड़कनों का असीरपन, तुम शरियानों में खोई आज़ाद और बेपरवाह, न्यूरॉन्स का रक्स तेज़ और रोशन, ख़यालों की भूल भुलैयाँ वो जहाँ लगन, अब इस दौर का एक धुंधला सा आईना है, मगर दिल याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है। दिल याद रखता है जो दिमाग भूल जाता है। हमारे इदराक टेंगल्स और प्लैक की नज़र हुआ, मगर हमें किसी साहिब इल्मुल कुलूब की मसीहाई फ़हमो इदराक के सूए इनकलाब की खबर देती है। साइंटिफिक जो है वो आपने नज़म लिखी है, फ्यूचर में इंशाल्लाह एक्सपेक्ट की जा सकती है। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया कि आप तीनों ने वक्त दिया और इतनी अहम मौजूद गुफ्तगू, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, लग रहा होगा आपको बातें सुन के कि इतनी कोई मुश्किल बीमारी तो है नहीं, भूलने की बीमारी तो सभी को जाती है एंड में, उम्र के आखिर हिस्से में किसी को कुछ याद कब रहता है। लेकिन बात यह है कि आज हमने सीखा ये आज के दिन के हवाले से कि ये बीमारी हो सकती है बहुत सारे लोगों में, बुज़ुर्गों में वैसे भी अगर वो अल्जाइमर का शिकार ना हो तो वैसे भी भूल जाते हैं बाय हैबिचुअल, क्योंकि मेमोरी लॉस जो है वो बाय द एज होना शुरू हो जाता है, आप पीछे जा रहे होते हैं। तो ख्याल करने की ज़रूरत है, उनसे मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है, उनका ख्याल करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, अच्छे से सलूक करें, उनकी दवाओं का ख्याल रखें। अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे आपको अल्लाह ताला भी उसका अजर देगा और आप दीन, दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू होंगे। इसी बात के साथ रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।